इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। लेते हैं पिक ऑफ द डे। सिमी जी सुप्रभात, आज शुरुआत आप करें। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज के लिए मेरा पिक ऑफ द डे होगा एक इंश्योरेंस कंपनी GICRE 200 के आसपास कल बंद किया था अनिल जी, और मुझे लगता है कि आज सुस्ती के साथ मार्केट खुलेगा तो थोड़ा बहुत लोअर लेवल्स पर ही मिलेगा, तो 196 197 के आसपास मिल जाएगा, खरीद लीजिए 192 का स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 210 से 215 का टारगेट आज ही अचीव करेगा। अगर मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है तो भी करेगा, नहीं सपोर्ट मिलता है तो भी इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा लॉस लगने वाला नहीं है। ये स्टॉक होल्डिंग में भी रखना चाहिए। अच्छा है स्टॉक GICRE, खरीद कर चलेंगे 192 का स्टॉप लॉस के साथ, 210 215 का टारगेट। ओके, तो 192 का स्टॉप लॉस, लेकिन खरीदने के लिए 196 के आसपास मिले तो बढ़िया एंट्री पॉइंट होगा आपके लिए। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी बेचना है और बेचना है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में एक बेरिश पैटर्न बन चुका है और ये आश्चर्य की बात है, नॉर्मली जब ब्रेंट या क्रूड ऑयल नीचे चलता है तो एशियन पेंट्स को एडवांटेज होता है, पर इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। चार्ट पे ब्रेंट क्रूड नीचे आते हुए भी ये स्टॉक नीचे आ रहा है, ये आश्चर्यजनक बात है। तो मेरा मानना है कि सप्लाई ओवरपावरिंग डिमांड, ये सिनेरियो बिल्कुल चार्ट पे दिखाई दे रहा है, तो मेरा मानना है कि आपको बेच के चलना चाहिए। 3032 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं। टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 2973 2956 ये आजकल में देखने को मिल जाने चाहिए, पर काफी वीक है अनिल जी। पेंट्स में बिकवाली करने की राय किरण जी की। वैसे किरण जी ये बताइए कि आज शाम का प्रोग्राम क्या है आपका, क्या कर रहे हैं आज? अनिल जी कुछ नहीं। गजब है, हम तो आपके आने की सोच रहे थे, अब आप कुछ नहीं कर रहे तो फिर आके क्या फायदा। नहीं अनिल जी बिल्कुल हाजिर हूं, आप बोलिए कब कहाँ कितने बजे। खातिरदारी कैसे करेंगे आएंगे तो फिर? अनिल जी पिछले बार किया था उससे ज्यादा अच्छे करेंगे। तो फिर एक काम करिए, अब आने के लिए तो आपने इनविटेशन थोड़ा लेट दिया, आप ही जाकर आज थोड़ा चीयर अप करके इंडियन टीम को जिता दीजिए भाई। आज मैच आपके ही पुणे में तो हमने कहा कि चलो किसी को तो काम दे दिया जाए, तो पुणे में आज मैच जिताने का काम किरण जी। 2-4 कॉल आपकी कमाएगी, चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। कल पिक ऑफ द डे नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आज मैच जरूर जितवा दीजिए। तो आज पुणे में कल पहला वाला मैच तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, जबरदस्त था, बहुत बढ़िया था। तो उम्मीद करें कि ये वाला मैच भी जो आज पुणे में है मजेदार होगा। आइए बंसल जी सुप्रभात, स्वागत है आपका, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है, बिकवाली की राय है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर, जिसको सिमी जी प्यार से हल बुलाती हैं, HAL। तो हल को बेचना है 2575 2575 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2325 से लेकर 2350 के टारगेट जोन के लिए HAL को बेचे। नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है, हाई कन्विक्शन सेल कॉल है। अपना रिस्क को पहले कैलकुलेट करें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर है मिनिमम लॉट बेचना पड़ता है, तो रिस्क को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही ट्रेड को इनिशिएट करें। ओके, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल ये है, इसे बेचेंगे तो मिलेगा अच्छा फल। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा सुमित जी कहते हैं। सुमित जी ठीक है? नहीं जी, बस मैंने खाली खरीदारी में फल सोचा था। आजकल ऐसी कविता बनाओ कि दोनों तरफ काम आ जाए तेजी मंदी में। चार्ट्स में जैसे आपके सिग्नल रिवर्स होते ना, वैसे कविता में भी रिवर्स हो जाए। आइए पांचवे साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिक ऑफ द डे में बाय करने की सलाह है और स्टॉक है GNFC। पूरे सेक्टर में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, और हम इस स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक अच्छी सेकंड वीक यहाँ पे देखें कि हम एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से कल लॉन्ग बिल्टअप बने हैं, स्टॉक अब कंफर्टेबली यहाँ पे 570 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है कि जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे बनी, GNFC एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। 600 से 610 तक के अपसाइड के टारगेट हम GNFC फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 573 के आसपास। ओके, GNFC कल भी रडार पर था, आज फिर से यहाँ पर अच्छी खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं स्टॉक के लिए। आइए अब सुमित जी बताएंगे अपनी पसंद का शेयर। सुमित जी बताएं क्या बेचेंगे। नहीं अनिल जी, मैंने खरीदारी वाला स्टॉक सिलेक्ट किया है। क्या बात है, वेरी नाइस, बताएं सर।
कल अनिल जी डिवीज लैब के अंदर मोमेंटम बना था, तो डिवीज लैब में मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक के और पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं, तो डिवीज लैब के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले, क्योंकि जस्ट अभी पुल बैक और बाउंस बैक का शुरुआत हुआ है। 3360 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस बनेगा 3360, और यहाँ से डिवीज लैब में जो पहले गिरावट देखने को मिला उसका पुल बैक और बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। तो पुल बैक और बाउंस बैक में जो ऊपर के टारगेट होंगे 3525 का पहला टारगेट होगा, 3550 का दूसरा टारगेट होगा। डिवीज लैब में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 3360 के स्टॉप लॉस से 3525 3550 के टारगेट्स के। ओके, तो डिवीज लैब है आपके लिए आज पसंद का शेयर सुमित जी की तरफ से। आइए सेठी साहब से भी जाने उनकी पसंद का शेयर। सुप्रभात सर, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड Morning, मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, कल इंटरनेशनल क्यूज तो ओवरनाइट तो अच्छे ही थे, काफी अच्छे तेजी के साथ यूएस के मार्केट्स बंद हुए, और आज भी हम देख रहे हैं एशिया पॉजिटिव है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है कल की तेजी के बाद, बट चूंकि कल हम अच्छे खासे ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है बाजार में आज रुझान पॉजिटिव रहना चाहिए। तो एक कॉन्ट्रेरियन बेट है पिक ऑफ द डे, मुझे लगता है टाटा स्टील में खरीदारी करनी चाहिए। 115 के लेवल्स पे बंद हुआ है, और उसके दो कारण है। एक तो कल सब स्टील कंपनीज ने 2000 रुपए प्रति टन स्टील के प्राइसेस बढ़ाए हैं, भारतीय डोमेस्टिक स्टील कंपनीज ने, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखना चाहिए। और दूसरा, खबरें आ रही कि चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट को बूस्ट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए वहां पे कोई स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हो सकता है, तो उसका भी फायदा इमीडिएटली या इनडायरेक्टली मेटल सेक्टर को होता है। तो मुझे लगता है आज मेटल सेक्टर कल की गिरावट के बाद अच्छा करना चाहिए। तो टाटा स्टील में खरीदारी करने की सलाह, 121 का टारगेट, 111 का स्टॉप लॉस। के तो टाटा स्टील ये है खरीदारी करने की राय। कल देर शाम खबरें आई भी है कि स्टील के दाम बढ़ाए गए सेल की तरफ से भी और बाकी स्टील कंपनियों की तरफ से भी, तो ये एक पॉजिटिव है। बट ये थोड़ा सरप्राइजिंग भी लगा है लोगों को कि एक्चुअली समझ में नहीं आ रही है हुआ कहाँ सडनली कहाँ से आ गई है हाँ, क्योंकि वैसे डिमांड देखा जाए तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी दाम बढ़ाए हैं। वो दाम क्या कॉस्ट बढ़ने की वजह से बढ़ाए हैं या क्यों है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ दाम बढ़ाने की खबर जरूर है जो सेठी साहब ने भी कही है, और ये पॉजिटिव है मेटल स्टॉक्स के लिए, स्टील स्टॉक्स के लिए, माफ कीजिएगा। सेठी साहब बताएं सर, इसके अलावा कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? 4 स्टॉक और है अनिल जी, जिसमें दूसरा स्टॉक भी वापस एक मेटल स्टॉक है और स्टील स्टॉक है। जिंदल स्टील एंड पावर में भी खरीदारी करने की सलाह है फॉर द सेम रीजन। 585 पे कल बंद हुआ, 600 का टारगेट, 575 का स्टॉक। थर्ड स्टॉक थोड़ा डिफरेंस हो गया अपना, आपको थोड़ी देर पहले सुन रहा था। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में तेजी करनी चाहिए। एक तो स्टॉक क्वालिटी वाइज तो बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं जो अभी रिपोर्ट आ रही थी उसमें मेरा तो झुकाव मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज की तरफ है इस स्टॉक के प्रति। दमदार कंपनी, और कल जो अपडेट्स है मुझे अच्छे लग रहे हैं अपडेट्स, और स्टॉक में वैसे भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा जा रहा है। कल की गिरावट में हालांकि थोड़ा जरूर करेक्ट हुआ स्टॉक, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 6700 का टारगेट, 6520 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक अगेन जो स्टॉक का अपडेट दिया है अडानी पोर्ट्स ने, जो ग्रोथ दर्ज करी है उसका फायदा होना चाहिए, तो उसमें खरीदारी करने की सलाह। 807 पे बंद हुआ, 825 का टारगेट और 800 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक स्टॉक कॉमन हो गया राजेश पालविया जी के साथ, जीएनएफसी। कल जो खबरें भी अपने रिपोर्ट भी चैनल पे आई थी कि टीडीआई के प्राइसेस पिछले एक महीने में 15 से 20% बढ़े हैं, और ये टीडीआई का सोल मैन्युफैक्चरर है भारत में। मुझे लगता है आज जब सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है तो और तेजी बननी चाहिए। कल की गिरावट में भी इस स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, तो 580 पे बंद हुआ, 595 का टारगेट और 570 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके 4 और स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। जेएसपीएल, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट और जीएनएफसी। अदानी पोर्ट के लिए भी डेटा आते हुए दिखे उनके, उसके दम पर, और जीएनएफसी अभी पालिया साहब ने भी रिकमेंड किया है, कल भी हमारे रडार पे था ही, और आज फर्टिलाइजर और केमिकल स्टॉक से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर है भी दीप। आज वो एक मीटिंग भी तो होने वाली है 11 बजे, केमिकल और फर्टिलाइजर पर संसद की स्थायी समिति की बैठक होने जा रही। देखते हैं वहां क्या कुछ निकल कर आता है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी की थी, और वो ये कि इस बार 20 रुपए दाम फर्टिलाइजर के बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। तो फर्टिलाइजर कंपनियों के में जो सारा एक्शन शुरू हुआ है वो उसके बाद, उस खबर के बाद में आपने देखा किस तरह से सारे स्टॉक्स बढ़ते हुए नजर आए। जीएनएफसी तो आपने दिया ही है, लेकिन आज सेठी साहब है ये 11 बजे केमिकल और फर्टिलाइजर्स पर संसद की स्थायी समिति की बैठक भी है। ओवरऑल क्या व्यू निकाला जाए सर? देखिए अनिल जी, ऐसे भी इस सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। हाल ही में मैंने कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं, जैसे चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल इंटरनेशनल, और वैसे भी बजट के पहले आमतौर पे जो बजट में पॉजिटिव जिसके लिए अनाउंसमेंट्स आता है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर्स इज फर्टिलाइजर्स, बिकॉज ये
किसानों को इम्पैक्ट करता है, एग्री इकोनॉमी को बूस्ट करता है, तो मुझे लगता है फर्टिलाइजर एज ए सेक्टर अच्छा ही करना चाहिए यहाँ से। और मेरी जो पसंदीदा स्टॉक्स है जीएनएफसी तो मैंने अभी रिकमेंड किया, बाकी चंबल है, कोरोमंडल है, इन दोनों पे भी बुलिश हूँ। और मैंने आरसीएफ है, फिर आरसीएफ तो निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया, अच्छी तेजी हुई है। बाकी फैक्ट है, एनएफएल है, ये सब अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जिनके पास है उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। और आज की इस मीटिंग के मुझे लगता है सम पॉजिटिव आउटकम आने चाहिए और सेक्टर बिल्कुल फोकस में रहना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए सीरीज आपकी तरफ से कुछ पिक्स, और ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर पूरे पैक में ही आपको रखनी है नजर। जीएनएफसी की भी बात कर ही रहे थे सर, बाकी भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। आइए कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको रखनी नजर आज के लिए, जहां पर हमारे एक्सपर्ट से व्यू लेना जरूरी है। आईआरबी इंफ्रा, सिटी साहब इस पर एक बार राय दें, हमारे भी रेडार पर रहा है। ऑफ कोर्स 1:10 का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है सर। मैं बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए पिछले कुछ महीनों में, और ये अनिल जी की शायद दिवाली पिक थी इस बार, और स्टॉक ने बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया है। बाकी वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक और ऐसा स्पेस है जहां पे मैं बुलिश हूं, और कई सारे स्टॉक्स मैंने भी रिकमेंड करे हैं। आईआरबी इंफ्रा ऐसे भी तेजी के मूड में है, तेजी के बिल्कुल तेजी चल रही है। और बाकी ये जो स्टॉक स्प्लिट है 1:10, तो अब ये स्टॉक जब 30 रुपए, 31-32 रुपए पे स्प्लिट के बाद दिखेगा तो और ज्यादा सस्ता लगेगा, खास करके रिटेल निवेशकों को जो कि फेस वैल्यू वगैरह ज्यादा देखते नहीं है। तो मुझे लगता है फिर इसको 50 रुपए होने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे लगता है जिन्होंने लिया है बिल्कुल होल्ड करें, और कोई गिरावट में आए तो ऐड करना चाहिए। अच्छी ऑर्डर बुक है, अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज है, और सरकार का पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। फिर हाल ही में जो टोल कलेक्शन के डेटा है वो भी काफी एनकरेजिंग है। तो ये कंपनी भी वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है जो टोल कलेक्शन के लिए जिससे फायदा होता है इनको। तो ऑल इन ऑल बुलिश हूं, और होल्ड करने की सलाह, गिरावट में खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए आईआरबी इंफ्रा, होल्ड करिए, गिरावट में खरीदारी भी करिए। ये आपके काउंटर, ये आपके रेडार में रहना चाहिए काउंटर। मूव इस पर आ सकती है, मूव आपको आती हुई दिख सकती है नैल्को पर भी। वैसे तो हम देख रहे हैं मेटल्स पे थोड़ा रुझान उतार चढ़ाव वाला बना है, कल फिसले थे बट प्राइसेस ऊपर गए हैं। बट यहां पर अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने जा रही है। 17 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक भी है। पालिया साहब एक बार जरा नैल्को का चार्ट देखें सर, बताएं क्या करना है इसमें। जी, स्टॉक में जो अपमूव बना था ऑलमोस्ट स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से रेजिस्टेंस लेके वहां से एक करेक्टिव मूव जरूर बनाया। शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखें तो स्ट्रेंथ बिल्कुल यहाँ पे बनी हुई है, एक करेक्टिव मूव जरूर देखने को मिला, लेकिन स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 80 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर ये 80 रुपए के लेवल को होल्ड आउट करता है तो यहाँ से वापस से एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो 80 रुपीज को देखेंगे ओपनिंग के बाद, अगर इसके नीचे फिसलता है तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग टुवर्ड्स 76-75 की तरफ आते हुए दिख सकता है। बट अगर आज ओपनिंग के बाद अगर ये 80 रुपए को होल्ड आउट करता है तो हमें लगता है वापस इसमें मोमेंटम 84-86 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से अभी भी पॉजिटिविटी यहाँ पे बनी हुई है। एक करेक्टिव फेज जरूर देखने को मिला, लास्ट 2 सेशन में एक प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट हमें लगता है कि आज की ओपनिंग के बाद इसको वापस से रिव्यू करना चाहिए 80 रुपीज के लेवल। ओके, तो ये है आपके लिए नैल्को, जिस पर रखे नजर, अंतरिम डिविडेंड पर करने जा रहा है विचार। आइए फिर और भी स्टॉक्स हैं, खबरें हैं जिस पर हमें करनी है बातचीत। करते हैं शुरुआत फर्स्ट एड की हेडलाइन से। हल्की मजबूती के साथ खुलने के हैं संकेत एसजीएक्स निफ्टी से। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत। देखते हैं आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन किस तरह का रहता है एक्शन। स्वागत है आप सबका फर्स्ट एड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन तो आपको स्क्रीन पर आते हुए दिख सकता है, बट फिलहाल थोड़ा उतार चढ़ाव ग्लोबल मार्केट दिखा रहे हैं। हमारा एसजीएक्स सुबह से होल्ड कर रहा है, बट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो एक पॉइंट पर 50-60 अंक ऊपर था, 25 अंक ऊपर दिखेगा। डाउ फ्यूचर्स 100 अंक नीचे, नास्डैक फ्यूचर्स में 0.5% की गिरावट। एशिया के बाजारों में आपको मिला जुला कारोबार दिख रहा है, जहां पर हांगकांग में तो आपको बढ़िया तेजी दिख रही है, 1.5% ऊपर है हांगकांग के बाजार। जापान कल की गिरावट के बाद संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। ताइवान के बाजार में हल्की नरमी है। एशिया के बाजार एक्चुअली रिलेटिवली बेटर होल्ड आउट कर रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स को अगर आप इग्नोर करें तो एशिया से तो आपको ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। पर आइए ट्रेडर्स डायरी, कौन से हैं दमदार रिकमेंडेशंस, कौन से स्टॉक्स पर रखना है आपको फोकस, आइए जानते हैं। आज की कॉल्स आ रही है आपके लिए कुशल और आशीष की तरफ से। क्या
कैश का स्टॉक के मेरे इसमें मोल्टेक पैकेजिंग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, 1060 रुपए का लक्ष्य। LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और TCS यहाँ पर 3320 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 93 रुपए के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली पसंद आ रहा है श्नाइडर इलेक्ट्रिक और फंडामेंटली चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में 13% से ज्यादा आयाती है हिंदुस्तान जिंक, 365 रुपए का टारगेट है। निवेश के लिहाज से खरीदिए नाल्को और खबरों का असर देखने को मिलेगा अमेरिका में। कार्बोंडम यूनिवर्सल यहाँ पर खरीदारी करेंगे। आनंद राठी वेल्थ 740 रुपए का लक्ष्य है और GIC-RE में यू शेप रिकवरी 212 रुपए का टारगेट। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक श्नाइडर इलेक्ट्रिक। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल चार्ट बेहद मजबूत है, 185 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए मेरी तरफ से है सुप्रिया लाइफ साइंस, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनकी API फैसिलिटी को जिस तरह से यूरोपियन यूनियन से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मिले हैं वो इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है। PVR का काउंटर, साथ ही JSPL यहाँ पर भी जिस तरह से इंडियन मिल्स ने HRC प्राइसेस बढ़ाई हैं वो इनके लिए भी पॉजिटिव साबित हो सकती है, तो इसका कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। टेक्नोपिक के लिहाज से इंडिया सीमेंट्स भी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है और महिंद्रा हॉलिडेज अगले 4 महीनों के लिए 300 रुपए के लक्ष्य आप बनाकर चल सकते हैं। मारुति सुजुकी अगले 1 साल में 10,000 रुपए के टारगेट्स भी आएंगे क्योंकि अच्छा खासा SUV प्ले हो सकता है कि आगे चलकर यहाँ पर अच्छा मार्केट शेयर गेन कर पाए। इनफैक्ट सोमानी सेरामिक्स यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन पर खरीदारी कर चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में इंटरग्लोब एविएशन, अपोलो टायर्स और साथ ही M&M फाइनेंस, इनमें खरीदारी आपको कर चलनी है। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा मिलेगा पहले 2 को और M&M फाइनेंस के लिए तो अच्छी खबर RBI की तरफ से आती हुई दिख रही है। और बेस्ट पिक है इंटरग्लोब एविएशन का आज के लिए, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। कच्चे तेल में लगातार गिरावट और ETF की कीमतों में भी कटौती की गई है, तो डेफिनेटली इनके लिए ये पॉजिटिव रह सकती है। ओके, तो यहाँ आपके लिए कुछ दमदार रिकमेंडेशन ट्रेडर्स डायरी की जहां पर आपको रखनी है नजर। HPCL, इस पर भी करते हैं फोकस। रेयरली OMCs के लिए आपको एक्शन बनते हुए दिखता है, बट एक तो कच्चे तेल के दाम लगातार नीचे जा रहे हैं। भारत में हमने देखा है रिटेल लेवल पर फ्यूल प्राइसेस की कटौती नहीं हुई है, इन्हें सब्सिडी देने की भी बात की जा रही है। रिसेंटली थोड़ा एक्शन में भी आया और HPCL पर्टिकुलरली पेट्रोकेमिकल बिजनेस की इन्होंने शुरुआत करी है। HP ड्यूरापॉल ब्रांड पॉलीमर्स के तहत यहाँ पर प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं। किरण जी, HPCL कल थोड़ा एक्शन में भी दिख रहा था सर, कोई राय इस चार्ट पर? हिंद पेट्रो में मुझे लगता है कि एक अच्छी अपमूव आ जानी चाहिए। वैसे भी पहले पिछले 5, 6, 7 दिनों से लगातार ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाते जा रहा है और बेसिकली पॉजिटिव डाइवर्जेंस है विज़ निफ्टी सेंसेक्स। मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखने चाहिए। आपका नजदीक वाला स्टॉप लॉस 235 के आसपास होगा, 5 रुपए 6 रुपए करंट लेवल से नीचे, और जो नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस वो आता है वो लगभग 253 255 के आसपास आता है, तो वहां पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए। 255 के ऊपर की क्लोजिंग एक नया दिशा इस स्टॉक को दिलाती नजर आ जाएगी। ओके, तो यह आपके लिए HPCL जिस पर रखनी है नजर। NTPC, इन्होंने HPCL के साथ करार किया है और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए करार किया गया है। कल फोकस में भी था क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी भी मिल गई है। सेठी साहब, NTPC पर कोई इंटरेस्ट? सर यूजुअली थोड़ा बोरिंग स्टॉक माना जाता है, बट काफी सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स इनके फेवर में होते हुए दिख रहे हैं। नहीं, देखिए वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, डिविडेंड यील्ड है, बाकी जैसे आपने ठीक कहा स्टॉक बहुत ही सुस्त स्टॉक है, तो मेरी तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। मुझे लगता है अगर पावर सेक्टर में भी आपको रहना है तो द लाइक्स ऑफ टाटा पावर ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज वहां पे क्या है, एक तो तेजी भी अच्छी होती है और ऐसे गिरते भी ज्यादा है, स्टेबल स्टॉक्स नहीं है। बट NTPC में मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए। एक स्टेबल स्टॉक है, कंसिस्टेंटली डिलीवर करेगा और अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है, तो ऑल इन ऑल होल्ड करने की सलाह रहेगी, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं। ओके, तो यह आपके लिए NTPC जिस पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, अगर है तो होल्ड करिए, बट टाटा पावर पर रखिए नजर। कल जो डेवलपमेंट हुआ है एक तरह से पॉजिटिव ही माना जाएगा कंपनी के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए पहली टिक, घंटी की आवाज आपके कानों में। हल्के हरे निशान के साथ निफ्टी ने की शुरुआत, हाफ सेंचुरी मारता हूं 50 पॉइंट ऊपर, अब 75 पॉइंट ऊपर। सेंसेक्स ज्यादा बेहतर दिख रहा है, लगभग 400 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, तो अच्छी शुरुआत होती दिख रही है। और अगर आप SGX निफ्टी को देखें तो 25 अंक आपको इस वक्त मजबूत नजर आएगा। डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे, बाकी एशियाई बाजारों में मिला जुला हल्की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो पहली टिक पर हर निशान में खुलने की तैयारी भारतीय बाजारों की, जो कि आपको दिख रहे हैं हल्के। आइए बढ़ते आगे और देखते हैं किस तरह की शुरुआत करेंसी मार्केट ने की है और कमोडिटी मार्केट में एक्शन कैसा है, दीप बताएं। एक्शन अनिल जी,
ठीक है, कच्चे तेल में हमने देखा है कि ऑलरेडी भारी गिरावट हो गई, तो कल गिरावट है आज जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है इस समय स्क्रीन पर। रुपए में कल 3 पैसे की मजबूती देखी, आज आपको 6 पैसे की और मजबूती दिख रही है। तो लगातार दूसरे दिन रुपया आपको थोड़ी हल्की ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हालांकि कल हमने डॉलर इंडेक्स में एक बाउंस बैक जरूर देखा था, बट 6 पैसे मजबूत आपको रुपया खुलते हुए इस समय दिख रहा है। फिलहाल आपको एक्शन वहां पर दिखेगा। कच्चा तेल कल की गिरावट के बाद स्टेबल हो रहा है, बट हमारे बाजार में भी देखिए 6600 के लेवल से अब आप 6100 के लेवल्स पर आ गए। नेचुरल गैस तो लगातार गिरावट दिखाई रहा है। अभी कुछ समय पहले 450 का लेवल था, अब 350 के लेवल के नीचे आपको दिख रहा है। 1.5% की गिरावट आज सुबह भी है। सोना 7 महीने की ऊंचाई पर है, 55,800 पर आप देख रहे हैं। कल तो ऑफकोर्स 56,000 के लेवल पर भी हमने भारतीय बाजार में आते हुए से देखा था। सिल्वर पर रखी नजर, मामूली सी नरमी आपको दिख रही है। बेस मेटल्स में थोड़ी गिरावट है, 1/4% नीचे आपको एल्यूमिनियम दिख रहा है। कॉपर में भी उतनी गिरावट है, बाकी बेस मेटल्स भी सुस्त हैं। तो सुस्त है आंधी कमोडिटी की तरफ से, बट ऑफकोर्स हमें तो खुशी ही है जिस तरह से कच्चे तेल के दामों में लगातार आपको गिरावट दिख रही है। एक राहत का संकेत आ रहा है। रुपया भी लगातार दूसरे दिन आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ठीक ठाक संकेत है करेंसी और कमोडिटी मार्केट के लिए। पर आइए, जिस चीज का आप सबको था इंतजार, जो वादा किया था शो की शुरुआत में, अनिल जी की तरफ से एक बढ़िया पिक ऑफ द ईयर। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है? MTAR टेक्नोलॉजीज, ये है वो स्टॉक जो मैंने इस साल पिक ऑफ द ईयर के तौर पर फिर से चुना है। दीप, ये स्टॉक जब से IPO आया तब से मुझे बेहद 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 पसंद है। और अच्छी बात यह कि करीबन 2,500 का हाई बनाने के बाद स्टॉक 1,600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करेक्शन भी अच्छा खासा आ चुका है ऊपरी स्तर से। पहली चीज जो सबसे ज्यादा इस कंपनी में मुझे पसंद है वो कंपनी का क्लीन, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स। बहुत कम कंपनियां ऐसी होती है जिनके प्रोमोटर पर और कंपनी पर किसी तरह का कोई लीगल केस ना हो। ये सारे जो इसरो से निकले हुए वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। एरोस्पेस और डिफेंस का कारोबार करने वाली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है और बहुत टॉप क्लास प्रोमोटर है और गजब का एक्सपीरियंस है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, जिस वजह से आज ये पिक ऑफ द ईयर अचानक हुआ, नहीं तो आमतौर पर दूसरी तारीख को होना चाहिए, इसकी वजह कल हुआ एक बड़ा डेवलपमेंट। कल सरकार ने ग्रीन हाइड्रो एनर्जी की पॉलिसी मिशन उन्होंने अनाउंस किया, 19,000 करोड़ का ग्रीन हाइड्रो मिशन। अब 19,000 करोड़ का तो ये तो पहला है। अब आगे इसमें देखिए बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। और ये जो ग्रीन हाइड्रो मिशन है, ये इस कंपनी के लिए एक और बड़ा मौका खोलता है। एरोस्पेस और साथ ही साथ डिफेंस, इन दो के दम पर तो कंपनी के पास जबरदस्त बिजनेस है ही, लेकिन ये ग्रीन एनर्जी वाला जो मिशन है, ग्रीन हाइड्रो वाला, ये गजब का मौका खोलता है। कैसे? आप देखिए दुनिया भर में कंपनियां ESG कंप्लायंट हो रही है आज के लिए, एनवायरमेंट, सोशल और ग्रीन, ये गवर्नेंस, इन तीनों को मिलाकर ESG कंपनियां, कंप्लायंट कंपनियों की बहुत वैल्यू बढ़ रही है। और इन कंपनियों को सस्ता फाइनेंस मिलता है और साथ ही पूरे ग्लोबली सपोर्ट मिलता है। तो जहां हम ग्रीन हाइड्रोजन पर जा रहे हैं, जो भी ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ेगा उनको बड़ा ग्लोबल सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ग्रीन हाइड्रोजन बनती है उसकी एक प्रोसेस है, लिक्विड हाइड्रोजन है, जो प्रोसेस से निकलती है। उस प्रोसेस में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा बॉक्सेस, हाइड्रो बॉक्सेस, इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये कंपनी दोनों ही बनाने का काम करती है। हाइड्रोजन तो आएगी, आपको जो दोनों इक्विपमेंट बनाने हैं वो बनाने का काम करते हैं। इस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी वैसी ही खुलेगी जैसे आपको याद है दीप, शुरुआती दिनों में कैसे सोलर का आया था, सोलर पैनल्स वाली कंपनियां, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियां, या डिफेंस में अचानक से हम हिंदुस्तान की कंपनियों से ऑर्डर लेना शुरू किया। तो इन सारी कंपनियों का जो टर्न अराउंड हुआ, वैसा बड़ा बिजनेस इनके लिए खुलने की तैयारी में है। और लिक्विड हाइड्रोजन से ये जो पूरी प्रोसेस में जो दो इक्विपमेंट लगते हैं, दोनों MTAR टेक बनाता है। ये तीसरी चीज, ये तो चलो पूरी सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, कंपनी के लिए क्या खास है फिर? ये बड़ा मौका लेने की तैयारी में ब्लूम एनर्जी, इस कंपनी का नाम अगर आपने नहीं सुना तो गूगल करिएगा। दुनिया में टॉप मोस्ट कंपनी है ग्रीन हाइड्रो के मामले में, ठीक है, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के मामले में MTAR का अभी इस वक्त 50% रेवेन्यू ब्लूम से आता है। हाँ, तो वो कंपनी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, इसी स्पेस में दुनिया की टॉप कंपनी है जिसका 50% रेवेन्यू MTAR ऑलरेडी, इनका सबसे बड़ा क्लाइंट यही है। सो इनोवेशन है, चीपेस्ट है, मतलब, और नासा की सबसे प्रिफर्ड पार्टनर है ब्लूम एनर्जी, आप सोचिए। सो आई थिंक ग्लोबली भी
एकदम सेट है। अब आइए जिसकी वजह से स्टॉक में और बढ़िया एक्शन हो सकता है। अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में करें, आज 50 से 60 के मल्टीपल पर ट्रेड करने वाली इस तरह की कंपनियां आसानी से मिलती है। तो मेरे ख्याल से 40 के मल्टीपल, 50 मल्टीपल पर अभी जो है वो बहुत महंगा नहीं है। दूसरी चीज ये कि अभी 1300 करोड़ की ऑर्डर बुक है। दीप, अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन में प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन किया तो ये ऑर्डर बुक इनकी 7 से 8 गुना भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। 7 से 8 गुना बहुत बहुत बड़ा 10 साल का ये मान के चले, लेकिन आराम से ये हो सकता है। और जो काम इंडिया में डिफेंस और एरोस्पेस में हुआ है वो काम ग्रीन हाइड्रोजन में अगर ये कंपनी कर लेती है, जो कि करेगी मुझे लगता है, और हर एक तरह से इस कंपनी में परफेक्ट है। कहीं कोई मतलब आप ढूंढने जाएंगे तो नेगेटिव नहीं मिलेगा। अब खाली एक ही चीज देखनी कि एग्जीक्यूशन कितना जल्दी और कितना फास्ट होता है, कितना बढ़िया होता है। सरकार ये जो पूरा मिशन है इसको कितना जल्दी से इंप्लीमेंट करती है। आपको पेशेंस रखना है। इसमें प्राइस टारगेट के बजाय टाइम टारगेट दूंगा। ओके, टाइम टारगेट। हाँ, इस स्टॉक को 5 साल के लिए लेके छोड़ दीजिए। ओके, टाइम टारगेट रखिए, 5 साल के लिए भूल जाइए। फिर भी जिसको प्राइस टारगेट चाहिए, पहला मिनिमम 2500 जो इसका ऑलरेडी पुराना हाईएस्ट भाव गया है 2500, और उसके अलावा आप एक 3000 का, ये 2 छोटे टारगेट रखिए। 4000 से 5000 के लेवल आराम से आपके 3, 4, 5 साल में आ सकते हैं। 5 साल का ड्यूरेशन रखिए, 5 साल के लिए मिनिमम होल्ड रखिए। और आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है स्पेशल 25 में हमने इसको लिया था नहीं लिया था, नहीं तो ये स्पेशल 25 के लायक उस लेवल का स्टॉक है, उस लेवल की कंपनी स्पेशल 25। ये कभी कभी है ना, कुछ अच्छे स्टॉक्स में आपको प्राइस टारगेट नहीं लगाने होते हैं, टाइम टारगेट लगाने होते, कि मैं जब तक मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं मिलेगा नहीं बेचूंगा। तो इसको आप आराम से, कोई जरूरी नहीं आज का आज आपको लेना है। एसआईपी कीजिए, हर 10% कभी 150 रुपए 100 रुपए नीचे मिले, थोड़ा 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 एक्यूमुलेट कर लीजिए। हो सकता है खराब दिनों में कोई 1000-1200 रुपए भी आ जाए, कोई जरूरी नहीं आज का, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर नजर पर रख लीजिए। बाजार बहुत अच्छे हैं नहीं, खराब होंगे भी, मौका देगा भी, जब मौका मिले तब लेना है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 5 साल के लिए, और 5 साल के लिए जब लेना हो तो आपको पता है 5 साल में बाजार कई बार ऊपर जाएगा, कई बार नीचे आएगा, तो मौके देगा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आज का आज कूद लेना है, आराम से लीजिए, लेकिन बहुत टॉप क्लास कंपनी, टॉप क्लास प्रमोटर। समझ गया सर। एमटार टेक्नोलॉजीज, ओके, तो खास पिक अनिल जी की तरफ से। टाइम वाइज अगर आप ले तो 5 साल के लिए होल्ड करिए, परेशानी नहीं है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जबरदस्त रिटर्न दिखाएगा। 2500, 3000, 4000 और इवेंचुअली 5000 का बड़ा टारगेट। चलिए, एमटार पर है हमारी नजर, बट अनिल जी एक बार बाजार पर भी नजर डाल देते हैं, क्योंकि रेट सेटल हो गए सर, और डाउ फ्यूचर्स को पूरी तरह नकारते हुए 60 पॉइंट ऊपर निफ्टी 18,100 के लेवल पर खुल रहा है, 114 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी 43,075 के लेवल पर खुल रहा है। क्या करना है सर? 18,100 ही मेक और ब्रेक लेवल है ऊपर, तो मेरे हिसाब से 1 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। अरे वाह, 18,100 ऊपर तो खुल रहा है। हमने ये कहा कि 18,100 से गिनेंगे तेजी कितनी है, और 18,000 से गिनेंगे मंदी कितनी है जी। तो हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते, यहाँ पर ऊपर आता है 18,125, 18,200 की रेंज में, वहां धीरे धीरे आपकी पुरानी पोजीशन हल्की कीजिए। ओवरसोल्ड मार्केट है इसलिए ऊपर खुल रहे हैं, और ये ऊपर खुल रहे तो यहाँ पर हल्का फुल्का आप ऊपर के लेवल पे आके आता है, थोड़ा थोड़ा आप पोजीशन रिड्यूस कर सकते हैं। नीचे आए तो लेने का ध्यान रखेंगे, तो गैप से खुलने के बाद खरीदने के बजाय ऊपर आने पर हल्का करने का सोचिए। बैंक निफ्टी 43,000 में एक और ब्रेक लेवल है, 75 पॉइंट ऊपर खुल रहा है आपके लिए। 43,200, 43,375 की रेंज में आने पर वहां पर आपको पोजीशन हल्की करनी है। नीचे 42,850, 42,900 के आसपास 950 की रेंज में आएगा तो वहां खरीदने का सोचेंगे। तो जहां खुल रहा है वहां वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतजार करें। डाउ फ्यूचर्स देखते रहें, सिंपल, क्योंकि शुरुआत में थोड़े वोलेटाइल हो सकते हैं मार्केट, क्योंकि दोनों तरफ के लोग हैं ना, जिन्होंने जो फंसे हुए कल उनको भी ऊपर मिल रहा है। अगर 75-100 पॉइंट ऊपर मिलता है तो काफी लोग हल्का भी करने की कोशिश करेंगे। दोनों चीजें इसलिए ठीक है। चलिए, ये है अनिल जी की तरफ से राय, थोड़ा वेट वॉच करते हैं, मौका आपको बाजार दोनों तरफ के देने वाला है। भारतीय एयरटेल ओपनिंग पर टॉप गेनर बन रहा है। सुमित जी, भारतीय एयरटेल का चार्ट जरा एक बार देखें सर। भारतीय एयरटेल में मेरे को लग रहा है कि डिप्स में खरीदारी करना चाहिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चलना चाहिए। भारतीय एयरटेल पिछले 5-7 दिनों से थोड़ा सा साइडवेज मूव दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 825 के बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बनेगा, और फिर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आने वाले दिनों में 875 से लेके 900 रुपए तक के लेवल भारतीय एयरटेल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 805 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, और 850, 875 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे भारतीय एयरटेल के अंदर।
ओके, तो भारतीय एयरटेल, इस पर आपको रखनी है नजर। सेठी साहब, वरुण बेवरेजेस एक राय इस पर भी, क्योंकि सीएलएससी की तरफ से एक तो अपग्रेड आया है, रिड्यूस से अक्यूमुलेट करा है, टारगेट 1200 से बढ़ाकर 1450 करा है, और जो एम्फी की क्लासिफिकेशन हुई है, रिक्लासिफिकेशन हुई है, उसके हिसाब से अब ये लार्ज कैप कैटेगरी में भी आ जाएगा स्टॉक सर। बिल्कुल, देखिए पहले तो अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पेप्सी का बॉटलर है, और बाकी ये जो दोनों खबरें आई है डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल तेजी के लिए ही पोजीशन होना चाहिए, तो होल्ड करने की सलाह है, गिरावट में खरीदारी करें। और दीपांशु, एक कमेंट जस्ट अनिल जी ने जो एमटार टेक्नोलॉजी रिकमेंड किया है, मेरे भी रडार पे था, एक बहुत ही दमदार कंपनी है, और इस कंपनी को तो वैसे भी ऐसे भी जानना चाहिए कि जो मार्स में हमने ऑर्बिटर स्थापित किया सक्सेसफुली, उस पे जो इंजन लगा है वो भी इसी कंपनी का प्रोवाइड किया हुआ है, और अग्नि मिसाइल्स में भी इंजन प्रोवाइड करती है, तो एक दमदार कंपनी है। आई विद अनिल जी, और मेरे भी रडार पे था, एक दो दिन में कवर करना था इसको, बट ऑल सेड एंड डन अनिल जी ने कवर किया। मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली 3-5 साल के लिए पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए। चलिए, तो पूरा सपोर्ट है सेठी साहब की तरफ से, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए एमटार टेक्नोलॉजीज, और आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स आपको इस काउंटर से आते हुए दिख सकते हैं। इस पर रहेगा पूरा हमारा फोकस है आज कुछ मेटल स्टॉक्स पर भी, क्योंकि बाउंस बैक के आधार आ रहे हैं। एक तो कल गिरे हैं, बट जो खबर आई है आज सुबह कि प्राइसेस बढ़े हैं, करीब 2000 पर टन HRC हॉट रोल्ड कॉइल प्राइसेस आपको बढ़ते हुए दिखे। तो टाटा स्टील तो रेडार पर है ही, सिटी साहब की पिक भी है, बट JSW स्टील भी अच्छी मजबूती के साथ खुलने की तैयारी में है। एक बार बंसल जी से JSW स्टील के चार्ट पर राय ली जाए। बंसल जी बताएं सर, JSW स्टील। JSW स्टील का चार्ट देखें तो इसमें कल के सत्र में एक बड़ी ब्लैक कैंडल बनी थी, और आज कल के क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर खुल रहा है, तो दीपांशु थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। 750 के ऊपर निकलेगा तब कुछ पॉजिटिव साइन आएगा टेक्निकली खरीदने के लिए, तो वेट एंड वॉच है। 750 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी खरीदेंगे। ओके, तो 750 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी इस पर आप नजर डालिए। ये है आपके लिए राय जहां तक JSW स्टील का सवाल है। भारत फोर्ज, सिमी जी एक बार इसके चार्ट पर नजर डालें। आज ब्रोकरेज कमेंट्री अच्छी नहीं है। जेफरीज ने 555 का टारगेट दिया, तो 860 से तो काफी दूर है, और एम्फी रिक्लासिफिकेशन में अब ये लार्ज कैप कैटेगरी से हटकर मिड कैप कैटेगरी में आ रहा है स्टॉक। चार्ट्स सिमी जी। चार्ट्स थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में जाएगा दीपांशु। ऐसे तो कल परसों का सेशन में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला था, और आज मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, तो मतलब थोड़ा सा लोअर लेवल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 849 के आसपास 50 डेमा भी है, उससे नीचे चला जाएगा तो इसमें थोड़ा बहुत और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। मेजर जो सपोर्ट नजर में आ रहा है 849 से नीचे, वो करीब 820-825 के आसपास आ रहा है, तो वहां पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है। अगर वो भी लेवल भी टूट जाएगा तो लोअर लेवल्स और देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए तो थोड़ा बहुत वीकनेस ही नजर में आ रहा है। 850 से 825 का रेंज एक्सपेक्टेड है। ओके, तो यह है आपके लिए भारत फोर्ज, जहां पर आपको रखनी है नजर। पालविया साहब, टाइटन एक बार इसके चार्ट पर भी नजर डालें, क्योंकि रिसेंटली एक बढ़िया मोमेंटम में रहा है। वीक बाजार में भी इसने होल्ड आउट किया है, और आज CLSA का 3000 का टारगेट आया टाइटन के लिए। तो दीपांशु जी, करेक्शन के बाद स्टॉक में अगर हम देखें तो लास्ट 2 वीक से एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक के ओवरऑल सेटअप तो यहाँ पे पॉजिटिव है, नियर टर्म सेटअप पे भी स्ट्रेंथ यहाँ पे लौटी है। स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में यहाँ पे 2620-2625 के लेवल वापस क्रॉस होंगे, तो यहाँ पे फर्दर तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, जो कि स्टॉक को फिर टुवर्ड्स 2700 की तरफ लेके जा सकती है। जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा अब लॉन्ग साइड के ट्रेड का, वो करीब होगा 2550 के आसपास। अगर ये लेवल नहीं ब्रीच होते तो होल्ड रखे लॉन्ग साइड की पोजीशन। हमें लगता है यहाँ पे एक अपट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त आती हुई टाइटन पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की पारी की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में है इस वक्त। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर 60 अंक ऊपर खुलने के संकेत निफ्टी से, और 115 अंक ऊपर खुलने के संकेत बैंक निफ्टी से, और 190 अंक ऊपर खुलने के संकेत सेंसेक्स से। हाफ सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी 18,100 के करीब खुलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 130 अंक मजबूत है, और सेंसेक्स में मजबूती 150 अंकों की दिखेगी। तो 1/4% के आसपास की तेजी के साथ की है बाजार ने आज की शुरुआत। 18,075 के आसपास से निफ्टी इस वक्त, और 150 अंक बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के मूड में आज भी दिख रहा है, 100 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है। आइए कौन से स्टॉक्स एक्शन में वो देख लीजिए। भारतीय एयरटेल 1% की तेजी के साथ टॉप गेनर है। NTPC भी लगभग इतना ही मजबूत।
सन फार्मा और HUL जैसे शेयरों ने हरे निशान के साथ की है शुरुआत। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जो तेज दौड़ लगाने को तैयार है। बड़े दिनों बाद आधा % मजबूत खुलता हुआ ITC भी आपको दिखेगा। तो कह सकते हैं डिफेंसिव शेयरों में खरीदारी होती दिख रही है। ITC, लीवर, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, ये सारे FMCG और फार्मा शेयर है जो हल्के हरे निशान में खुलते दिख रहे हैं। कमजोर क्या है? बजाज फाइनेंस, जैसा कि हमारा अंदाजा था कि कमजोर नंबर्स हैं। 6% बड़ा कट, शायद किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा। इनफैक्ट मैं भी 4-5% से ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। अभी तो 3% दिख रहा है। 6% नीचे खुलता हुआ बजाज फाइनेंस। बेहद खराब नंबर, बेहद खराब प्रदर्शन स्टॉक का नंबर नहीं, स्टॉक्स अब 5.5% नीचे है। बजाज फिनसर्व 1.5% नीचे खुलता हुआ आपके लिए आज के सेशन में, जिसमें 0.5% का नुकसान। वायदा कारोबार की तरफ आइए। M&M फाइनेंस टॉप गेनर है। वजह साफ है कि RBI ने जो प्रतिबंध लगाए थे इन पर लोन डिसबर्समेंट से थर्ड पार्टी के थ्रू, वो अब हटा दिए। स्टॉक 2.5% मजबूत है। RBL बैंक, जैसे हम कह रहे थे कि इसके नंबर्स अच्छे हैं, 1.5-2% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। इंडिगो ETF के दाम कटने का फायदा 1% की तेजी के तौर पर। गोदरेज CP के भी नंबर्स के बाद 1.25% ये मजबूत खुलता हुआ आपको नजर आएगा। आज FMCG शेयरों में खरीदारी अच्छी होती दिख रही है। कमजोरी कहाँ है? 5% नीचे बजाज फाइनेंस और साथ देता हुआ बजाज फिनसर्व 2% नीचे। PFC में 1% का नुकसान है। ONGC 0.5% नीचे। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो एक्शन में आपको दिखेंगे। बाकी देखा जाए तो कोई खास ऐसी बड़ी तेजी या मंदी के संकेत है नहीं। 18,050 के आसपास है और बैंक निफ्टी 43,000 के आसपास इस वक्त आता हुआ आपको नजर आएगा। जी बिल्कुल, कई सारे कैश काउल्स भी हैं जहां पर आपको करना है फोकस। MTAR हमारे अनिल जी की पिक ऑफ द ईयर, इस पर अब आप रखिए नजर। स्टॉक आपको एक्शन में आ सकता है। RB इंफ्रा 1:10 का स्टॉक स्प्लिट इन्होंने अनाउंस किया है, ये भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। SJVN बड़े प्रोजेक्ट की कैबिनेट क्लियरेंस मिल चुकी है, ये रेडार पर है। करीब 0.25% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। टाटा कॉफी CCL प्रोडक्ट्स, इस पर रखिए नजर। कॉफी के दाम में कल 3% और एक हफ्ते में 7% की गिरावट दिखी है। CG पावर, CBI ने चार्जशीट फाइल करी है, बट कंपनी के फॉर्मर प्रमोटर गौतम थापट और अन्य लोगों के खिलाफ ये फाइल की गई है। करंट प्रमोटर या करंट मैनेजमेंट पर नहीं है। बल डील्स में हमने देखा सोमानी सिरामिक्स और HP एडेसिव्स में एक्शन होता है। HP एडेसिव्स कल 9% दौड़ा भी था, आज भी इस स्टॉक पर रखिए नजर। BF इन्वेस्टमेंट, इनके बोर्ड ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। बोर्ड बैठक हुई थी जहां पर डीलिस्टिंग प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। और DFM फूड्स पर भी रखिए नजर, क्योंकि जो इनका डीलिस्टिंग का काउंटर ऑफर था वो आज खत्म होने जा रहा है, तो ये भी रेडर पर है। ज्योति लैबोरेटरीज भी ऊपर है जो हम बात कर रहे हैं अनिल जी। सारे FMCG, इमामी पर भी रखिए नजर, एक्शन वहां पर भी आ रहा है। वेस्ट लाइफ, यहाँ पर 2% की तेजी आपको दिख रही है। इंजीनियर्स इंडिया, मैस फाइनेंशियल, एंड्योरेंस टेक, मजगांव डॉक आज फिर से एक्शन में। फिनोलेक्स केबल्स, यहाँ पर भी खरीदारी हो रही है। पतंजलि फूड्स, वी गार्ड, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, RCF और मिंदा कॉप कुछ और काउंटर जहां पर आपको पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। गिरावट वीकनेस आपको आती हुई दिख रही है। जनरल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस में थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है। जी शिपिंग, यहाँ पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है। मैस्टेक में गिरावट है। इरकॉन हल्की फुल्की नरमी दिखा रहा है। TCI एक्सप्रेस, ऑयल इंडिया, KEI इंडस्ट्रीज, फिनिक्स मिल्स और ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी आपको गिरावट है। तो जो एक्टिव कैश काउंटर्स थे वो थोड़ी नरमी आपको इस समय दिखा रहे हैं और ओपनिंग लेवल से थोड़ा नीचे आपको इंडेक्स भी आते हुए दिख रहा है। निफ्टी 18,050 पे ऊपर फिलहाल होल्ड कर रहा है सर। तो शुरुआत हुई है और हल्के बाजार हैं तो थोड़ा टिकने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी आगे किस तरह का एक्शन बनता है आपके लिए। लेकिन फिलहाल खुलने के बाद रेंज बाउंड बाजार, अच्छी बात दीपे के 18,000 को निफ्टी होल्ड कर रहा है, 43,000 को बैंक निफ्टी होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो गैप से खुलने के बाद भी ऐसा जोर से गिरे नहीं। शुरुआत में पहली टिक पर थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी वो वही आती हुई दिखी है आपके लिए। आइए जो स्टॉक सेक्शन में उन्हीं पर फोकस किया जाए। पुणे वाले किरण जी, जिनका फेवरेट है बजाज फाइनेंस, चार्ट्स पर हमेशा दोनों ही तरफ, ऊपर भी नीचे भी। किरण जी बताएं, अब बजाज फाइनेंस में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अनिल जी, हमने तो बजाज फाइनेंस सेल लगभग 7,000 के आसपास दिया था। कभी भी बाय, कभी भी रिकमेंडेशन नहीं आया, पर फिर भी मेरा मानना है कि अभी इन लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं होगी। हमने बहुत अच्छी क्रैक देखी और थोड़ा सा इंट्राडे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि 6,400 के आसपास हम वापस एक बार रिव्यू ले लेंगे, पर ये लेवल शॉर्ट करने के नहीं है अनिल जी। एक पैनिक में नहीं बेचना चाहिए। पैनिक में नहीं बेचना चाहिए। अब ऑलरेडी जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है, बट जो हम सुबह बात कर रहे थे बजाज फाइनेंस की वीकनेस की क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है और उसके साथ साथ बजाज फिनसर्व में भी आपको गिरावट है। बट आज FMCG का दिन है अनिल जी, और HUL, ITC, टाटा कंज्यूमर तो बात हो ही जाती है, बट ब्रिटानिया आज आपको बढ़िया लीडरशिप दिखा रहा है और ओपनिंग पर अच्छी खरीदारी ब्रिटानिया पर आती हुई दिख रही है। बंसी जी, ब्रिटानिया कोई ट्रेड है?
दीपांशु, ब्रिटानिया का टेक्निकल चार्ट देखें तो बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट करा दीपांशु, इसमें एक बड़ी तेजी बनी थी, उसके बाद करेक्शन बनी थी, तो बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा पॉजिटिव रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और दीपांशु रिस्क वर्थ टेकिंग है, 4305 के अराउंड चल रहा है। 4255 4260 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के दीपांशु मुझे लगता है एक बार बैट करना चाहिए 4360 से लेकर 4380 के टारगेट जोन के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया पर राय आती हुई बंसल जी की तरफ से। समय तो लगाए लेकिन बताया। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है जी बिजनेस की तरफ से एक्सक्लूसिव रिसर्च का। कुशल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल बताने के लिए। कुशल बताइए क्या है आपके पास रिसर्च बिल्कुल के बाद। बताएं कुशल। सर स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, जिस पर आपको फोकस रखना है। हम देख ही रहे हैं कि जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं उसमें किस तरह से गिरावट आती हुई दिखी है। 23 अगस्त को जहां पर $9.98 का इसका प्राइस था, और अब नेचुरल गैस की कीमत $4 पर खसक कर आ गई है। तो 60% की बड़ी गिरावट यहां पर नेचुरल गैस की कीमतों में होती हुई दिखी है। अब इसका सीधा कनेक्शन किससे है? यूरिया फर्टिलाइजर जो कि उत्पादन होता है, उसका जो कच्चा माल है उसमें नेचुरल गैस का हिस्सा 80% है। तो डेफिनेटली नेचुरल गैस की कीमतों में अगर इतनी बड़ी गिरावट होती है तो फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनियां, खासकर जो यूरिया बनाती हैं, उनको बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं उसमें अगर 25% की गिरावट होती है तो एस्टिमेट के अनुसार यहां पर उत्पादन खर्च 12% कम होता हुआ दिखता है। और यहां पर तो सिनेरियो ऐसा है कि 60% तक की गिरावट हमें नेचुरल गैस की कीमतों में आती हुई दिखी है। तो सीधा सीधा जो इनका उत्पादन खर्च है उसमें 30% की कटौती आने की हम उम्मीद लगाकर चल सकते हैं। अब यहां पर जो फायदा हो रहा है चंबल फर्टिलाइजर को, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यूरिया उत्पादन क्षमता में जो सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है वो है चंबल फर्टिलाइजर की। इनफैक्ट दिसंबर 2020 में जब $2.8 पर नेचुरल गैस की कीमतें थी, यहां पर एक इंटरेस्टिंग टेक है कि ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी की 20% पर आती हुई दिख रही थी। उसके बाद जब कीमतें बढ़ने लगी धीरे धीरे नेचुरल गैस की, इनफैक्ट अगर आप जुलाई से सितंबर का औसतन नेचुरल गैस की कीमत देखेंगे तो वो 7.9 का था, और उस समय में आपको 5% की ऑपरेटिंग मार्जिन आती हुई दिख रही थी। तो इस बारी जो अक्टूबर से दिसंबर का तिमाही है उसमें जो औसतन कीमत आती हुई दिखी है वो 6.05 की आई है। तो 7.9 से 6.05 हुई है, और इससे क्लियर कट जो एस्टिमेट बन रहा है वो लगभग 12% की ऑपरेटिंग मार्जिन का है। तो इस तिमाही में ऐसा हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 12% की ऑपरेटिंग मार्जिन हमें चंबल फर्टिलाइजर दिखा सकता है। बट डेफिनेटली एक और चीज भी मैं आपको बता दूं जो पहले भी मैंने आपको बताई थी कि बजट के पहले अब करीबन 15-20 दिन रह गए हैं, यहां पर लगभग 8% के रिटर्न्स हम अभी भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी जब हम 5 साल का डेटा एनालाइज कर रहे थे इस स्टॉक को लेकर ही, तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि औसतन आपको 2 महीने में 15% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब तक 4-4.5% के गेन्स इसने दिखाए हैं, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी 8-9% की अपसाइड और है। बट नेचुरल गैस की कीमतों में जिस तरह की गिरावट आई है वो एक बड़ा लेग अप चंबल फर्टिलाइजर को दे सकता है। बड़ा फायदा आ सकता है। जो गैस के प्राइसेस गिर रहे हैं अनिल जी, एक्चुअली हम बात तो कर रहे हैं इसकी, बट डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ये सारी फर्टिलाइजर कंपनी, और उसमें भी यूरिया वाली कंपनी ज्यादा बेनिफिट है। और यूरिया का सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर आपके लिए चंबल ही। और सबसे बड़ी बात मजे की बताऊं दीप आपको, पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे अभी भी चंबल है। 5.5-6 के पी मल्टीपल और चंबल ट्रेड कर रहा है। उसके सामने अगर आप देखें कोरोमंडल 14-13 के मल्टीपल पर, आरसीएफ सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी, जीएसएफसी फॉरवर्ड मल्टीपल 10 के आसपास का है। तो उस लिहाज से चंबल अभी भी महंगा नहीं है। तो 2 फायदे होंगे। एक तो जो कुशल बता रहे हैं कि नेचुरल गैस के दाम बढ़ने से इनके मार्जिन वापस से 16-17-18% की रेंज में आ जाएंगे जो घटे थे मार्जिन, तो उससे ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी करीबन आराम से 25% बढ़ जाएगी। दूसरा फायदा जो आपको याद होगा, थोड़े समय पहले तरुण ने एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी कि इस बजट में यूरिया के दाम फर्टिलाइजर के दाम 20 रुपए प्रति किलो बढ़ने वाले, 268 से 288 की तैयारी है सरकार की। ऑलमोस्ट उस पर आम राय बन चुकी है। और आज वैसे मीटिंग भी है स्थायी समिति की, देखते हैं उसमें कुछ आता है। Exactly, तो अगर वो दाम बढ़ते तो इनके लिए ये एक और दूसरा एडेड बेनिफिट होगा। करीबन इनकी 6% प्रॉफिटेबिलिटी उससे बढ़ जाएगी 20 रुपए से। तो आई थिंक एकदम सेट है। और अब से लेकर बजट तक, हाँ मार्केट की रिस्क तो हमेशा रहती है जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्टेड होते हैं, बट अदरवाइज फंडामेंटली और ट्रिगर्स के हिसाब से चंबल फर्टिलाइजर बेस्ट पोजीशन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। चंबल फर्टिलाइजर ना, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब वैल्यूएशंस हैं, आप ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रिगर्स हैं,
और सब्सिडी भी अगर इस बार और फर्टिलाइजर की बढ़कर आए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इलेक्शन के पहले वाला फुल फ्लेज बजट है और 12 स्टेट इलेक्शन इस साल है, तो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बढ़ के आनी है। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अब से लेकर बजट तक ये बायोन डिप्स एकमात्र ऐसा स्टॉक है जो बजट से पहले हमेशा पॉजिटिव रिटर्न है। तो आई थिंक ये एक अच्छा है। आइए एक बार चंबल पर जरा बंसल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी बताएं सर। अनिल जी, चंबल तो भाई अनिल जी कल मैंने और कुणाल जी ने दिया था। अनिल जी आपकी ना अनिल जी कमेंट्री सुन के अनिल जी मुझे कुछ याद आ रहा है। अनिल जी जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था जस्ट तो आप जैसे अनिल जी एक स्मार्ट मतलब कि एजुकेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो मुझे बोलते थे कल जी शिपिंग का मैनेजमेंट आया था, जी शिपिंग ले लो, नेशनल एल्युमिनियम ले लो, नेवेली निकलाइट ले लो। अनिल जी सब 10 रुपए के नीचे चलते थे, सब में समय लगा। फिर अनिल जी एक समय आया 2018 का जब आपने ये नेशनल फर्टिलाइजर आरसीएफ अनिल जी ये 25, 30, 35 रुपए के राउंड चलते थे, आपने बार बार बोला, फिर आप खुद ही परेशान हो गए, आपने बोला भैया कोई 2-3 साल लेके बैठ सकता है तो बैठ जाए, मल्टी बैगर बनेंगे। तो अनिल जी यही बोलना चाह रहा हूं, अब आप टाटा कम्युनिकेशन, डीएलएफ, जीएनएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, ये यूरिया, टीडीआई और वो जीएनएफसी जो केमिकल बोलता है अनिल जी, वो सब बोल रहे हैं। तो यही बोलना चाहता हूं टू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुने और बाय ऑन डिप्स करें अनिल जी। नहीं, ये बात सही है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचेंगे तो पैसा बनेगा और धीरे धीरे, क्योंकि अब देखिए अब से लेकर बजट तक कोई बड़ी बात नहीं, 270-80 भी हो जाए मार्केट, अगर यहाँ से 400-500 पॉइंट घट जाए तो कौन सी बड़ी बात है। वो अपनी जगह है, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बायोन डिप्स और एसआईपी के लिहाज से स्टॉक आप देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा, क्योंकि आपको गिरते हुए खराब बाजार में खरीदना होता है। अच्छे मार्केट में खरीद के उतना पैसा कभी आप बना नहीं सकते जितने आप खराब मार्केट में खरीद के बना सकते हैं। तो ये चंबल के चार्ट्स पर जरा एक बार राय ली जाए। पालिया साहब, आपने जीएनएफ से भी आज पसंद किया, जरा चंबल के चार्ट्स भी देखिए सर। तो बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेटअप बना है। स्टॉक में जो एक करेक्शन था ऑलमोस्ट, अगर हम इसके डेली सेटअप देखें तो 8 से 10 दिन से स्टॉक में एक कंटिन्यूस लेवल अगर हम देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक में जो रिकवरी हुई है, अब स्टॉक अपने 50-100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है चंबल में एक अच्छा मोमेंटम इस सीरीज में भी देखने को मिल सकता है और कंटिन्यू बेसिस पे हम यहाँ एक्सपेक्ट करें 345-350 तक की अपसाइड इसी सीरीज में आते हुए दिख सकती है चंबल में। तो बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ पे भी, और स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा वो करीब 312 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें और अपसाइड के टारगेट 340-345 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके चंबल फर्टिलाइजर नजर रखिए, बड़ी खबर आ रही है। बाकी तो फैक्टर्स हैं इनके फेवर में। अब जो नेचुरल गैस के दामों में शार्प फॉल आया है वो भी एक पॉजिटिव बन रहा है, कंपनी के डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आइए करते हैं स्वागत हिमांशु गुप्ता साहब का बीटीएसटी। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीप। तो दीप मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, दोनों तेजी के ट्रेड हैं, यानी कि दोनों में कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। पहला जो ट्रेड है वो है LIC हाउसिंग का 425 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि 14-14.25 रुपए पर अभी ट्रेड करता है। यहाँ पर 12 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 18 रुपए का पहला टारगेट और 21 रुपए का दूसरा टारगेट। इस LIC हाउसिंग फाइनेंस बाजार की वोलेटिलिटी को बिल्कुल नेगेट करते हुए एक अपनी ही अलग तेजी की तैयारी कर रहा है, और जिस हिसाब से पिछले कुछ बार से 420-425 को बार बार यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रेकआउट होने की तैयारी है। एंड वन शुड नॉट बी सरप्राइज कि जैसे ये 425-26 के ऊपर सेटल होगा, 445 से 450 रुपए तक का मूव 1 से 2 दिनों में ही देने का पोटेंशियल रखता है। तो इसी को ट्रेड करेंगे हम 425 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के जरिए, और यहाँ पर 18 और 21 रुपए के टारगेट आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा पहला ट्रेड LIC हाउसिंग फाइनेंस का। ओके, LIC हाउसिंग 425 की कॉल खरीद कर चले, ये हिमांशु जी की राय। दूसरा कॉल सर? दूसरा ट्रेड रहेगा BHEL में, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर भी मेरे को लगता है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद एक नेक्स्ट अपमूव के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो ट्रेड है वो है ऑप्शन के जरिए 80 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे। 3 रुपए 30 पैसे का करंट लेवल है, 3.20 3.30 तक यहाँ पर एक्यूमुलेट करें, 2 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, 5 और 5.5 रुपए तक के टारगेट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल की 80 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक भी एक अगली कंसोलिडेशन के बाद अपमूव के लिए तैयार है, और यहाँ पर 84 से 85 रुपीज तक की मूव स्पॉट में देखने को 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से भेल पर आए, और दीप भेल के लिए भी
ग्रीन हाइड्रो मिशन में यस, कल हम बात कर रहे थे, बड़ा मौका बनता है। बिल्कुल तो सर, ये स्टॉक भी है ना, उस लिहाज से भी आपके लिए एकदम परफेक्ट पोजीशन है। ये एक और स्टॉक है जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बाय ऑन डिप्स है। यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके पास कैपिटल गुड्स नहीं है, सिर्फ डिफेंस नहीं है, सिर्फ ग्रीन हाइड्रो नहीं है, बहुत मिक्स और बहुत वेल पोजिशन्ड है। तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है, उसमें कैपिटल गुड्स, डिफेंस, एरोस्पेस, ग्रीन हाइड्रो सबके लिए बहुत वेल पोजिशन्ड है। तो ये स्टॉक जब जब 5-5 रुपए गिरे, थोड़ा लेके इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए। कुछ स्टॉक्स ऐसे ना जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नजर में बना के रख लेना है कि जिस दिन खराब होगा बाजार, 500,000 पॉइंट पता चला निफ्टी ऊपर से नीचे जब आ गया, तो मुझे क्या खरीदना है। तो उस दिन आपका होमवर्क उस दिन नहीं ढूंढना है, उस दिन आपकी लिस्ट होनी चाहिए। अच्छा भेल 80 का नीचे में कितना आ गया, 76, नहीं अभी ज्यादा नहीं गिरा, 80 वाला 70 हो गया, हाँ अब लेने का टाइम है। ये 80 वाला 65 हो गया, तो ये तैयारी आपकी पहले रहेगी ना, तो आप से इन्वेस्ट कर पाएंगे। और नहीं गिरा तो कोई बात नहीं, गिरे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे क्या लेना है। ये आइए बिल्कुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी सिमी जी बताएं। अनिल जी, मार्केट खराब है पर एक खरीदारी का ही कॉल मेरे को भी देना है। मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर आज पूरा फोकस में रहना चाहिए। कल मेटल में बहुत ज्यादा ही करेक्शन आ गया था, पर जो भी करेक्शन आया था फर्स्ट हाफ में आया था। सेकंड हाफ में जब ओवरऑल मार्केट नया वीकनेस दिखाया, मेटल स्टॉक्स नया वीकनेस नहीं दिखाया था, तब भी लग रहा था कि कल का सेशन में शायद मेटल स्टॉक फोकस में रहना चाहिए। आज का मेरा फोकस में हिंडाल्को है। मुझे लगता है कि ये शायद मेटल रैली को लीड करेगा। 465 के आसपास है, अभी यहीं पे खरीदना है। कल का लो 460 था, आज का लो भी 460 ही है, तो मेरा स्टॉप लॉस भी 460 ही होगा। पहला टारगेट 472, दूसरा होगा 476, तीसरा होगा 480। मुझे लगता है कि मेटल में जो भी करेक्शन लास्ट 2 सेशन में आया, पूरा करेक्शन खत्म हो जाएगा। मेटल ओवरऑल पूरा मेटल जो मेजर्स है सभी का चार्ट बहुत ही अच्छा है, और मुझे लगता है कि 2-3 सेशन का करेक्शन के बाद हो सकता है कि वापस से तेजी के लिए मेटल पूरा सेक्टर अभी तैयार हो चुका है। तो हिंडाल्को लीड करेगा, मेरे नजर में हिंडाल्को ही है, खरीद कर चलिए। हिंडाल्को यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। एक और बिल्कुल मेरे ख्याल से सुमित जी की तरफ से, शायद किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेंड रिवर्स और प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक का नाम है पॉलीकैब। मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा 2650 ऑलमोस्ट एट द मनी का कॉल ऑप्शन में रेकमेंड कर रहा हूं। 80 का प्राइस है, 80 से 70 को आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 60 रुपए पर। टारगेट सुनिए अनिल जी, 125 और 140, ये 2 टारगेट्स आपको कैजुअली 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाने चाहिए। इसने जो डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया था 2500 का, उसका कंफर्मेशन अभी 2650 के आसपास हो गया है। और जिस तरीके से ये स्टॉक अपमूव दे रहा है, मेरा मानना है कि बहुत शानदार अपमूव होगा। बहुत सारे शॉर्ट पोजीशन स्ट्रैप होते नजर आ रहे हैं, तो मेरा मानना है पॉलीकैब आपको जरूर बाय करके चलना चाहिए। 2650 का कॉल ऑप्शन। ओके, तो पॉलीकैब यहाँ पर आप 2650 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। इंटरेस्टिंग काउंटर आ रहा है, काफी समय से बाजार के रेडार पर भी नहीं रहा था। लेकिन इसमें जो पैटर्न बताया किरण जी, कौन सा पैटर्न बनाया पॉलीकैब में? डबल बॉटम पैटर्न हो गया है और उसका बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये कंफर्मेशन हो जाता है डबल बॉटम का। हाँ, तो ये जो पैटर्न है ये दिखने में कैसा है, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? आपने कहा बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है, तो मतलब इस पैटर्न की ब्यूटी कैसे डिसाइड होती है? बिल्कुल रंजय, समझाता हूँ। नवंबर में जो आपका बॉटम हुआ था, भाषा में नहीं, श्रृंगार रस में समझाइए। देखो टेक्निकल लैंग्वेज में हम समझ जाते तो मैं पूछते ही नहीं वापस आपसे, करेक्ट। लेकिन खूबसूरती देखने का भी तो एक तरीका होता है ना, वो तरीका बताइए। हाँ अरे जी, जब सारे शॉर्ट्स ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद एक अपमूव आता है, तो मेरा मानना है कि ये ट्रैपिंग पैटर्न है और जो शॉर्ट्स है उसकी कवरिंग की वजह से ये स्टॉक चलेगा। तो मूव जो होगी वो ब्यूटीफुल होगी, इसलिए ब्यूटीफुल पैटर्न। ओके, समझ गया। तो किरण जी को ट्रैप हुए मामलों में खूबसूरती नजर आती है। हाँ। Am I right in my observation, दीप? मैं सही हूँ? किरण जी सोचते मैं ही ट्रैप हो गया। पैटर्न का तो पता नहीं। ओके, तो चलिए किरण जी की तरफ से ये है आपके लिए
पॉलीकैब। आइए जैन साहब के लिए भूल, जैन साहब के जेम्स। बताएं जैन साहब। अनिल जी, जो स्टॉक लाया हूं आज वो है स्टोव क्राफ्ट, अगेन एक बेहतरीन कंपनी, और मैं पहली बार इसको कवर कर रहा हूं, बट हमारे पैनल पे इस स्टॉक को पहले कवर किया गया है, मुझे जहां तक याद है सिमी जी ने, सेठी साहब ने, और भी शायद हो सकता है सिद्धार्थ जी ने भी किया, मुझे याद नहीं है। बट ओवरऑल अब रीजन ये है कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स इस कंपनी के हल्के गए थे, और अब सितंबर का क्वार्टर जो आया था बहुत बढ़िया था, और इनफैक्ट बहुत बड़ा टॉप लाइन में भी जंप था और बॉटम लाइन भी अच्छा था। सो 23 करोड़ के सामने 26 करोड़ का पैट था, तो पिछले 2 क्वार्टर्स हल्के थे जून के, तो मैं वेट कर रहा था। और प्लस कंपनी देखिए, सबसे बढ़िया बात है, एक पुरानी कंपनी है, इनफैक्ट 22-23 साल पुरानी कंपनी, 1999 से कार्यरत है, और पिजन बोल के इनका जो किचन सॉल्यूशंस ब्रांड है काफी पॉपुलर है इनफैक्ट, और ब्लैक प्लस डेकर बोल के एक प्रीमियम ब्रांड है जिसके लोग एक्सक्लूसिव पार्टनर्स है, और प्लस जो कंपनी अभी जो नेटवर्क है इनका ये भी बहुत ही बेहतरीन है। कुछ ये लोग कस्टमर्स बाहर के भी, इनके बड़े सुपरमार्केट चेन्स को भी ये लोग सप्लाईज करते हैं। लिस्टिंग इनफैक्ट जनवरी 2021 में हुआ था, और उसके बाद अब मैं देख रहा था कंपनी के अगर फंडामेंटल्स, तो ये भी बहुत बढ़िया है, ग्रोथ भी इनफैक्ट बहुत बढ़िया दी है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो करीब 19-20% है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 18% है, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी 212%, तो लेट्स कम डाउन टू 5 साल की प्रॉफिट की कैगर वह 37% की, और प्रॉफिट सेल्स की कैगर भी करीब 3 साल की 20-21%, और जब मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स बताया ही, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रोमोटर्स की 57% है, और डीआईआईज कई अच्छे डीआईआईज इसमें होल्ड करते हैं, तो करीब 10% डीआईआईज की शेयर होल्डिंग है, और एफआईआईज की भी होल्डिंग है अच्छी खासी 7-7.25%, तो और प्लस आशीष कचोलिया जी का भी 1.76% है, सिक्वा भी एक टाइम पे इन्वेस्टेड था। तो ये सारे नाम जब लग जाते हैं एक स्टॉक में, और एक अच्छी कंपनी, अच्छी विजिबल ब्रांड, और क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया आते हैं, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह 1040 से अच्छा खासा करेक्ट करके 545 के लेवल्स पे है, तो वन कैन बाय इट फॉर अ बाउंस बैक प्ले ऑल्सो। और 1130 का भी हाइस दिखाया हुआ पहले लाइफ टाइम हाई, तो 630-650 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। 630 और 650 स्टोव क्राफ्ट ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से जेम्स स्टॉक के तौर पर आती हुई। और जैन साहब, आपने किस किस का नाम लिया, किस किस ने इस स्टॉक को पहले रिकमेंड किया है? सिमी जी, सेठी साहब, हाँ, और शायद सिद्धार्थ जी ने भी किया है ऐसा। तीनों में कोई समानता? तीनों ऐसा, और मैं भी ऐसा हूं। तीनों ऐसे है, हाँ तीनों ऐसे, ओके। सिमी जी और अच्छा, तो चौथे एस ने भी कर दिया कि भाई संदीप ही क्यों बचे। अच्छा, सिमी जी कुछ कह रही पहले जी, सिमी जी बताइए। तीनों में और एक सिमिलरिटी है अनिल जी, एक तो एस जो संदीप जी ने ऑलरेडी बता दिया, और दूसरा भी बात है, सिद्धार्थ भी पहले कोलकाता का ही हुआ करता था, अभी वो बॉम्बे शिफ्ट हो गया है। मैं बेस्ड ऑन कोलकाता ही हूँ, जन्म से ही कोलकाता से के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और सेठी जी भी कोलकाता में ऑफिस है उनका, मैंने सुना था, तो सभी के सभी कोलकाता से रिलेटेड ही है। यही सिमिलरिटी मुझे मिला। हालांकि बंसल जी ने रिकमेंड नहीं किया, लेकिन बंसल जी का कहना है कि इस कैटेगरी में वो भी फिट होते हैं, बोले कि बंसल जी। अच्छा, नहीं अनिल जी, हाँ अनिल जी, सबसे पहली रिकमेंडेशन स्टोव क्राफ्ट पर जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर मेरी और कुणाल जी की। हाँ, ये देखो, ये देखो, हमें जैन साहब भूल गए। अब तो मैं इस चीज को अनिल जी, जैन साहब मैंने इसको नोट कर लिया है, और कुणाल जी को अभी मैसेज भी करूंगा। नहीं बोले तो तारीख अनिल जी, ये हमने मई 2021 के महीने में अनिल जी दिया था। अब तो अरे जैन साहब 1-1.5 साल पुराना आपका क्यों याद रखेंगे? अच्छा, लेकिन एक रिसर्च पक्की हो गई जो मैं कह रहा, उन सभी लोगों ने इस स्टॉक को रिकमेंड किया जिनको किचन के काम में बहुत इंटरेस्ट है। मैं कब से सोचा था बंसल जी ने क्यों नहीं किया। ये तो शुरुआत ही बंसल जी से होती है। बंसल जी लोग कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं, पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, बंसल जी तो हमारे कुल्हाड़ी पे डांस ही कर रहे हैं। बंसल जी, एनी स्पेशल कमेंट? प्रोडक्ट तो किचन से जुड़े हुए बनाती है ना कंपनी। नहीं अनिल जी, देखिए कोई शर्म नहीं अनिल जी, अनिल जी बिल्कुल, मैं तो अनिल जी किचन में काम करता हूँ, आपको अभी लाइव अनिल जी एग्जांपल देता हूँ। हाँ। आजकल अनिल जी लाइव करते हुए काउंटर वाले आरओ आए हैं, लाइव एग्जांपल पे काम करते हुए अनिल जी। हाँ, घर पे अनिल जी उसको
हाँ, नहीं अनिल जी 3 बार उसको बुलाया, कहता जी खराब नहीं है, खराब नहीं है। कल अनिल जी बंद हो गया तो वो भी हाथ जोड़ के गया, जी आप तो पहले से वार्निंग दे रहे थे। अनिल जी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, किचन में जाते हैं, हल्की सी भी साउंड आती है तो अनिल जी क्लैरिटी से अनिल जी सुनाई देता है। तो अनिल जी इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये एक्सपीरियंस अनिल जी लाइफ में भी काम आता है और आगे भी काम आता है, और इन्हीं एक्सपीरियंस से अनिल जी दीपांशु सीख रहे हैं और अभी तक सिंगल है अनिल जी। ये आप थोड़े कम बताया करो, इस चक्कर में आदमी मोटिवेट ही नहीं हो रहा। आपकी सुन के मैं बोलता है कि नहीं, बोलता है मैं हूं जैसे ही ठीक हूँ। बोले अगर बाद में काम बढ़ना ही है तो क्यों फालतू में बढ़ाना है। बोले पहले सर आप इतना काम तो करवा ही रहे हो, और कितना बढ़ूंगा घर जाके। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए स्टॉक क्राफ्ट जैन साहब की तरफ से जेम स्टॉक आता हुआ बिगुल बंसल जी के लिए। जी बंसल जी फरमाए सर। अनिल जी हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है एनटीपीसी, बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है, और सुबह भी इसकी बात हो रही थी अनिल जी। निवेश के लिए मेरे ख्याल से सुबह वो आशीष 180 कुछ के टारगेट दे रहे थे अनिल जी, निवेश के लिए तो 250 के टारगेट हैं। ट्रेडिंग के नजरिए से अनिल जी एक कुणाल जी का फेवरेट पैटर्न है बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल अनिल जी, दैट इज इन मेकिंग। अगर वो भैया नीचे क्लोज हो गया तो पैटर्न खराब हो जाएगा। एज ऑफ नाउ बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल इज इन मेकिंग, और टेक्निकली अगर हम देखें तो 173 रुपीज 30 पैसा पहला टारगेट है, 175 रुपए 50 पैसे दूसरा टारगेट है, 167.5 का स्टॉप लॉस लगाना है। और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न, चार्ट पैटर्न और कैंडल फॉर्मेशन है, मोस्ट लाइकली दोनों टारगेट्स मतलब कि 2:30 बजे से पहले देखने को मिलने चाहिए। ओके, इंट्राडे में बढ़िया गेंस आपको दिखा सकता है, 170 के आसपास मिल रहा है, खरीदारी करें। 173.3, 175.5 ये दो टारगेट आज ही आपके लिए आ जाने चाहिए। देखते हैं सुमित जी को क्या पसंद आ रहा है, चलते हैं उनके पास। टारगेट एक मिनट, 170 टारगेट बराबर है जी, जो लिख के आ रहे हैं बराबर है। 173 रुपए 30 पैसे, 175.50। वो जय ठक्कर की याद है नहीं, जय ठक्कर नहीं, जय ठक्कर तो ठीक है, जय तो छुट्टी पे हैं, भी आ जाएंगे अगले हफ्ते से। कुणाल जी के नहीं होने का फायदा तो नहीं उठा रही है। हाँ बंसल जी, पहले तो कभी ऐसे टारगेट आते नहीं थे 30 पैसे वाले। नहीं अनिल जी, आपने तो सब जानते हैं अनिल जी, कुणाल जी जब नहीं होते हैं तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और काम अच्छा करता हूं। तो अनिल जी कोई राउंड ऑफ नहीं करा मैंने, मतलब कि जो टारगेट निकल रहे थे वो ही दे दिए। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे भी मौका छोड़ा दिए बंसल जी ने। चलिए, तो बंसल जी की तरफ से एनटीपीसी खरीदारी करने की राय। आइए बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 719 रुपया 720 रुपया। स्टॉक का नाम है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फेट्स लिमिटेड। यूपीएल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। यूपीएल पिछले 7 से 9 दिनों में कंसोलिडेट किया है लोअर लेवल्स पे एक करेक्शन दिखाने के बाद, और अब स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव बनना चाहिए। जैसे ही कल का हाई 722 रुपए 10 पैसा निकलेगा तो उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा और फिर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ 2-4 दिनों के अंदर यूपीएल में देखने को मिल सकता है। यूपीएल के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें। 710 रुपया 711 रुपया ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो 710 का होगा इसके अंदर स्टॉप लॉस, और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 730 रुपए से लेके 740 रुपए तक का मूव यूपीएल में 2-4 दिनों के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें यूपीएल 710 के स्टॉप लॉस से, 730 और 740 के टारगेट्स में। यूपीएल इस पर करके चले खरीदारी, ये काउंटर भी रेडार पर आ रहा है। बाकी एग्रोकेमिकल आ गए थे फोकस में, अब फाइनली यूपीएल भी इस स्पेस का दिग्गज जो आपके रेडार पर बनते हुए दिख रहा है। इस बीच बाजार ऊपर से अपनी गेंस गिव अप करते हुए आया है। नेगेटिव टेरिटरी में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आते हुए दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व तो निफ्टी पर प्रेशर डाल ही रहे हैं, बट बैंक्स में अभी आपने थोड़ी थोड़ी बिकवाली ज्यादा बनते हुए देखी, जिसकी वजह से बाजार भी प्रेशर में आया है। देखते हैं 18,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है, बट 1850 के नीचे अभी निफ्टी आते हुए दिखाए। पालिया साहब के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी बीटीएसटी कॉल। बताएं पालिया साहब।
तो दीपांशु जी डाबर पे फोकस है। डाबर का अगर हम सेटअप देखें तो पिछले 5 से सेशन से देखें तो स्टॉक एक 560 के आसपास से एक बेस बनाया है और आज के सेशन में ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से बाइंग एक्शन बना है, मार्केट वोलेटाइल है, थोड़ा एफएमसीजी काउंटर्स में एक बाइंग का रुझान यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है डाबर में जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से बाइंग बना है, प्रीवियस डे का हाई भी क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। डाबर फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं, 580 585 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 560 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए डाबर जिस पर आपको करनी है खरीदारी। ये काउंटर भी रेडार पर रहना चाहिए। थोड़ी वीकनेस ज्यादा बढ़ रही है अनिल जी, जिस तरह से ऊपर से अभी फिसले, स्पेशली बैंक्स जो स्पीड से नीचे आए हैं सर, कुछ कंसर्न वहां से बन रहा है। और एक तो बजाज फाइनेंस में जो अब ज्यादा गिरावट रही है वो है, बजाज फिनसर्व भी इसके साथ साथ ज्यादा फिसल रहा है, तो वहां पर भी आपको एक बार रखनी चाहिए नजर। मेटल्स भी थोड़ा अच्छी शुरुआत के बाद अब आपको फिसलते हुए देखे, तो थोड़ी मुनाफा वसूली है या आई डोंट नो ऊपरी लेवल से गिरावट है। एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा एक्शन तो डिप हो गई, हालांकि डाउ फ्यूचर्स खराब और नहीं हो रहे, जितने थे उतने ही है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आज है। एक तो कल का कट और उसकी वजह से थोड़ा ऊपर में प्रेशर, और दूसरा ये कि एक्सपायरी के दिन हल्के बाजार, थोड़ा नीचे से रिकवरी भी, तो उतार चढ़ाव के लिए रहिए तैयार और तैयार हो जाइए। बस इन साहब से मुलाकात करने के लिए है हमारे साथ तैयार फोन लाइन पर, बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। बसीर साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप बताएं सर क्या है व्यू आज एक्सपायरी को लेकर सर? अनिल जी तेल 10% घट गया 2 दिन, यूरोप की मार्केट 2% बढ़ गई क्योंकि वहां गैस की जो क्राइसिस थी, कुछ नहीं है ऐसा। आपका डॉलर वीक है तो आपके यहाँ क्यों सेल कर रहे हो? तो एक आध दिन से बेच में दीजिए, उसका मैं क्या कह सकता हूँ। आपको जब अच्छे न्यूज आती है तो आपको मुश्किल है, दिल्ली में ऐसी ठंड है कि मैं बता नहीं सकता। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो लेने की चेष्टा कीजिए। 18,500 आया ही आया और अच्छा है, थोड़ा सा एफआई की लेटिंग हुई और शॉर्ट होएगा, वही कवरिंग आएगी, कोई दो राय नहीं। दिस मार्केट इज हेडेड हायर। मैक्रो मैंने आपको कहा दिस मंथ द डाउ विल लीड यू टू न्यू हाइज अनिल जी, ओके। और यूरोप विच इज द बीन अगली डकलिंग विल बी द स्टार ऑफ जनवरी। अब आप लेने की चेष्टा कीजिए। एक्सपायरी का एक दिन का मैं नहीं कह सकता, लेकिन 18,200 भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से पेसिमिज्म और ओवरसोल्ड है, मार्केट कैन बाउंस बैक वेरी स्ट्रांगली। अब आप कहें तो मैं अपडेट दे दूं, आप चंबल कोरोमंडल और चंबल कोरोमंडल जीएनएफसी देखिए, स्टार्स रहे हैं मेरे। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक आंखें बंद करके लीजिए। हाँ, मेरा स्टॉप हो गया बजाज फाइनेंस, बट दैट इज स्टूपिडिटी। सच अ बिग कंपनी इज ग्रोइंग, इट विल ऑब्वियसली स्लो डाउन, मगर स्टॉप लॉस इज स्टॉप लॉस। मुझे फिर भी लगता है 6200 पे यू कैन नॉट बट मेक मनी इन बजाज फाइनेंस। 7,000 का टारगेट है, लेकिन स्टॉप लॉस है। अब अनिल जी आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। अनिल जी अडानी पोर्ट ने रिपोर्ट किया है, रिकॉर्ड 8% ग्रोथ दिसंबर में दी है उसने पोर्ट ट्रैफिक की। और मैं आपको कहता हूं बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स इज हिटिंग न्यू हाई। चाइना रीओपनिंग विल बी अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर द लाइक्स ऑफ अडानी पोर्ट। 810-12 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 790, 880 का टारगेट। सेकेंड पिक देखिए, क्रूड फॉल, आईओसी इज अ नो ब्रेनर। जिस तरह से उसकी रिफाइनरी, उसकी ओएमसी इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। आईओसी इज हेडेड टू 100 रुपीज, लेकिन अभी आप 85 के लिए करिए, 76 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अनिल जी, जीएमआर आंखें बंद करके, जिस तरह का ट्रैफिक है, और अब तो कोविड की वेव भी खत्म हो गई जो घबराहट थी। जीएमआर इज सीइंग रिकॉर्ड ट्रैफिक, एरोसिटी सीइंग रिकॉर्ड बिजनेस। 43 का टारगेट है, 3875 का स्टॉप लॉस बाय जीएमआर। 3 बेहतरीन पिक्स है बसीर साहब की तरफ से आज फिर से, और यहां पर खरीदारी करने की राय। अदानी पोर्ट 790 का स्टॉप लॉस, 880 का टारगेट। दूसरा है आईओसी 76 का स्टॉप लॉस और 85 का टारगेट, 76 स्टॉप लॉस, 85 टारगेट। जीएमआर एयरपोर्ट्स यहां पर टारगेट है आपके लिए 43 का, स्टॉप लॉस 38.75 का, यानी कि 38.75 का स्टॉप लॉस, 43 का टारगेट। 3 बेहतरीन पिक्स बसीर साहब की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये तीनों बेहतरीन पिक्स देने के लिए। और थोड़ा बाजार का और दिल्ली का दोनों का मौसम थोड़ा खराब है, हाँ। इसलिए बसीर साहब थोड़े से तंग जरूर है, लेकिन मजबूती के साथ आपको खरीदारी करने की टुकड़ों टुकड़ों में राय दे रहे हैं। ऊपर नीचे तो मामला चलेगा।
तो ये है आपके लिए उतार चढ़ाव वाला बाजार, बट कुछ बेहतरीन खरीदारी के मौके आते हुए दिख रहे हैं। मसीन साहब की तरफ से भी इस समय आए हैं। एक बार एक चार्ट चेक लेना था बजाज फाइनेंस के बाद, जो बजाज फिनसर्व की गिरावट आ रही है ये भी थोड़ी कंसर्न है। एक बार साथ तो देना चाहिए, कुछ ज्यादा ही फिनसर्व गिरा है इस समय। एक बार किरण जी से पूछा, किरण जी बजाज फाइनेंस के बारे में बताया, एक बार फिनसर्व के भी चार्ट देखें क्योंकि अभी अभी 1500 का लेवल तोड़ा है सर। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर आज की क्लोजिंग 1480 के नीचे रही तो मेरा मानना है कि काफी खराब चार्ट पैटर्न हो जाएगा। ये अगस्त के बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल टूटता नजर आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरा मानना है कि निचले स्तर वापस एक बार देखने को मिलेंगे 1400 और उसके निचले स्तर। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए कुछ ना करने की सलाह है। जैसे मैंने बजाज फाइनेंस में भी कहा कुछ नहीं करना चाहिए, अभी भी मेरा इधर भी यही मानना है कुछ नहीं करना चाहिए। एक बार एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो जाने दे, उसके बाद बाइंग की राह देखेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। ज्यादा गिरावट इन दोनों काउंटर्स पर आपको बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इन दोनों को हटा दें तो फिर उतनी कमजोरी आपको बाजार में नहीं दिख रही है। ऑफ कोर्स स्टॉक्स फिसले हैं, ऊपर से गिरे भी हैं, बट जो क्वांटम ऑफ सेलिंग है वो यहाँ पर ज्यादा है। और बैंक निफ्टी में क्वांटम ऑफ सेलिंग थोड़ा ज्यादा आपको बनते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी देखिए सारे कंपोनेंट्स नेगेटिव टेरिटरी में आ रहे हैं, और भारी गिरावट आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखिए, जिसके अपडेट्स आए हैं, बंधन, इंडसइंड, एक्सिस, आईसीआईसीआई सारे फिसल रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जरा इसकी चार्ट एक बार देखें सिमी जी के साथ। सिमी जी जरा देखें, टॉप लूजर है बैंक निफ्टी का इस समय, और अभी अभी थोड़ी शार्प फॉल आई है इसमें। दीपांशु, थोड़ा बहुत और वीकनेस इसमें एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मतलब सेल शॉर्ट पोजीशंस अभी भी किया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक 625 620 इस जगह पे आ सकता है। इनफैक्ट 625 620 के आसपास अगर सपोर्ट ले सकता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि और थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत करेक्शन तो स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और आज का जो शुरुआत है उसमें जो फॉल सेल ऑफ देखने को मिला है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है। तो शॉर्ट पोजीशंस मेंटेन करें। 625 620 लेवल क्रूशियल सपोर्ट है, वो तोड़ेगा तो 610 605 के आसपास भी जा सकता है। वीक है चार्ट। ओके, तो ये है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बट एक स्टॉक जो बढ़िया मोमेंटम है, सुबह भी हमारे रेडार पर आया था और वहां से और अच्छी तेजी पकड़ रहा है, इंजीनियर्स इंडिया। 6% ऊपर ये काउंटर है। बंसल जी जरा इंजीनियर्स इंडिया देखें, सुबह ही अच्छी मूव हुई और उसके बाद और सस्टेन्ड अप मूव ये दिखा रहे हैं 6% ऊपर। क्या चल रहा है सर इसके चार्ट में? दीपांशु, इसमें देखें तो चार्ट इसका एकदम पॉजिटिव है, और टेक्निकली स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करें। गिरावट पर अगर 81 रुपीज के अराउंड मिलता है तो अच्छे स्तर हैं, और मुझे लगता है यहाँ पर 86 87 के स्तर देखने को मिलेंगे, बट गिरावट में 81 के अराउंड ही खरीदे। तो यह है आपके लिए इंजीनियर्स इंडिया, जहां पर आपको रखनी है नजर। बढ़िया मूव इस पर आती हुई दिख रही है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे को कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन अभी नजर में आया है। बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव है, और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेशली दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 183 184 रुपीज। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर दबाव है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर यहां से करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलिंग करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शन के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा का 180 वाला पुट अभी 5 रुपए 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जैसे ही नीचे में 180 के लेवल टूटेंगे तो स्टॉक के अंदर गिरावट आएगा, और 175 रुपए से लेके 172 रुपए तक का मूव बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर देखने को मिल सकता है। ऊपर में 188 190 ये रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं तब तक वापस से बाइंग आएगी नहीं, और 180 का लेवल टूटते ही करेक्शन बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का 180 का पुट यहाँ पे खरीदारी करें। 3.5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकता है 7.5 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 9 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का 180 का पुट खरीदारी करना है 3.5 रुपए के स्टॉप लॉस से 7.5 और 9 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 7.5 और 9 के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर आप 180 का पुट खरीदें। आइए चलते हैं सिमी जी के पास और लेते हैं सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। दीपांशु, पहले तो फ्यूचर्स का स्टॉक दिया था हिंडाल को, इस खराब मार्केट में भी होल्ड कर रहा है। अभी कैश का ही स्टॉक देना है।
अब कैश का स्टॉक अच्छा चलता भी है। अभी जो स्टॉक मेरा रडार पर आया है वो है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टॉक देखेंगे तो सालाना हाई के आसपास है और सालाना हाई बनाया है और ये स्टॉक बहुत ही शानदार फॉर्मेशन है, कोई मतलब दो राय है ही नहीं इसमें। पहला टारगेट होगा 376 के आसपास भाव है कैश में ही, और पहला टारगेट होगा 395, दूसरा होगा 419 का दूसरा टारगेट के लिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीद कर चलेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 365, 395 का पहला टारगेट, 419 का दूसरा टारगेट के लिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीद कर चलेंगे। एकदम बड़े चार्ट में एक सौसर बन रहा है जो जिसका कंप्लीशन होगा तो स्टॉक 500 भी दिखाएगा। तो 3 से 4 महीने के लिए अगर किसी के पास नजरिया है तो मुझे लगता है कि स्टॉक 500 550 का टारगेट के लिए होल्ड भी किया जा सकता है। ये है आपके लिए राय टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पर आती सिमी जी की तरफ से। 365 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी 395 और 419 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरुआत 10 की कमाई की। स्वागत है आपका 10 की कमाई में। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार अपना थोड़ा मोमेंटम गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। 42,800 के नीचे आया है बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर है, होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है, अभी वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आया है। एग्जैक्टली 18,050 के लेवल पर आपको इस समय निफ्टी दिखेगा। तो उतार चढ़ाव वाला सेशन है। एफएमसीजी आज बढ़िया सहारा दे रहा है और ब्रिटानिया जिसकी हमने ओपनिंग पे बात करी थी 0.3% ऊपर है। टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, नेस्ले, एचयूएल टॉप गेनर्स सारे के सारे आपको एफएमसीजी ही दिखेंगे और थोड़ा आपको फार्मा नेम्स भी मूव करते हुए दिख रहे हैं। सन फार्मा एक्शन में आ रहा है। तो डिफेंसिव स्टॉक्स है जो बाजार को होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स में आज आपको गिरावट और मुनाफा वसूली दिख रही है। ढेरों अपॉर्चुनिटीज हैं बाजार में, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है। आइए करते हैं शुरुआत 10 की कमाई के कुछ कॉल्स की। पहले पालविया स्टॉक से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। पालविया साहब बताएं सर। जी तो दीपांशु जी, स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बालाकृष्णा इंडस्ट्री। ये स्टॉक में देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो रिकवरी बनी थी एक करेक्शन के बाद, अब स्टॉक सारे ही अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे बनी है, हमें लगता है बालाकृष्णा इंडस्ट्री एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 2350 तक के अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 2130 के आसपास और अपसाइड के टारगेट होंगे 2350 तक के। तो ये है आपके लिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, यहां पर 10 की कमाई के तौर पर पालविया साहब की है राय खरीदारी करने की बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में। आइए कुछ और 10 की कमाई के स्टॉक आपके लिए तैयार हैं। बंसल जी पहले देंगे। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी हमारा 10 की कमाई का स्टॉक पिक है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जिसका सिंबल बदल गया है, अब नाम हो गया इसका पीसीबीएल और 128 रुपए के अराउंड चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन स्तर है, इन स्तरों पर 120, 22, 25 के अराउंड मिल जाए तो बाय एंड होल्ड करें। साल भर का नजरिया बना है, 185 से लेकर 190 के टारगेट एक साल के अंदर कंफर्टेबली पीसीबीएल में देखने को मिल सकते हैं। तो पीसीबीएल में निवेश की राय है। ओके, पीसीबीएल ये है 10 की कमाई के तौर पर कुणाल जी और राकेश जी की पसंद का शेयर है। ओके, टारगेट 150 से 190। आइए बढ़ते आगे 10 बजे और 10 बजे आपके लिए आता है कमोडिटी बाजार का अपडेट। तैयार है दीप आप? बिल्कुल सर, बताएं एक्शन क्या है। हल्की फुल्की स्ट्रेंथ है। रुपए में 6 पैसे ऊपर खुला था, उसके सामने 2 पैसे आपको मजबूत दिख रहा है, बट आप डेटा के हिसाब से कह सकते हैं कि लगातार दूसरे दिन रुपया मजबूत है। कच्चे तेल में तो भारी गिरावट आ चुकी है। आज मामूली खरीदारी दिख रही है, 1/4% ऊपर है, बट 2 दिनों में लगभग 10% टूटा है आपके लिए कच्चा तेल। नेचुरल गैस यहाँ पर भी आपको 1.5% की कमजोरी दिख रही है। एक साल के निचले स्तर के करीब प्राइसेस आते हुए आपको दिखेंगे अभी थोड़े टाइम में। 1.5% की जो आज की गिरावट है उसके साथ ही तब देखिए 350 के नीचे सस्टेन्ड आपको मूव नेचुरल गैस की दिखेगी।
सोना अच्छी खरीदारी है, कल 56,000 का लेवल छुआ था। इंटरनेशनल मार्केट्स में मूवमेंट मिला, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी आई। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट्स में 1850 और हमारे बाजार में 55,800 सपाट कारोबार करते हुए दिख रहा है। सिल्वर हल्की गिरावट 150 रुपए की एस पर आ रही है, 70,000 के लेवल के नीचे आया है। कल थोड़ा सुस्त सेशन सिल्वर के लिए था। बेस मेटल्स में आज वीकनेस है, कल भी हमने देखी इंटरनेशनल मार्केट्स में वीकनेस थी। ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, बट कॉपर करीब 0.5% नीचे है। एल्यूमिनियम, लेड, जिंक में 1/4% की आपको गिरावट दिखेगी। तो ओवरऑल थोड़ा सुस्त सेशन ही बन रहा है जहां तक कमोडिटी बाजार का सेंस है। नेचुरल गैस में भारी गिरावट आपको दिख रही है, आज भी 1.5% नीचे ही प्राइसेस है। IIFL सिक्योरिटीज की राय है आज के ट्रेड के लिए, MCX पर गोल्ड का फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी करें आप इस पर 55,600 55,600 के लेवल पर खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 55,250 55,250, टारगेट 56,300 का रहेगा आपके लिए। सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट ये खरीदना है 69,000 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 68,350 68,350, टारगेट रहेगा आपका 70,500 का। कॉपर ये बेचना है, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 711 711 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 717 और टारगेट रहेगा आपको 703। और एनसीडेक्स पर ग्वार सीड जनवरी कॉन्ट्रैक्ट ये भी बेचना है 5950 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 6100 का और टारगेट 5700 का रहेगा। तो 2 बाय कॉल है गोल्ड और सिल्वर, 2 सेल कॉल है कॉपर और ग्वार सीड। ये है राय IIFL की तरफ से। अनिल जी आज 2 स्पेशल शोज तैयार करें, एक तो थोड़ी खुशी थोड़ा गम, और ये इसलिए क्योंकि फेड के मिनट्स आए हैं जिसके लिए गोल्ड को 2 संकेत मिले हैं। एक तो कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना है, जो गोल्ड के लिए एक तरह से नेगेटिव हो सकता है, पर दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी हो सकती है, तो ये एक राहत की बात है। तो किधर आपको करना है ज्यादा फोकस, क्योंकि हम सुबह बात यही कर रहे थे कि बाजार पॉजिटिव पर इस समय ज्यादा फोकस करेंगे या नेगेटिव पर, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फेड की कमेंट्री से आया है गोल्ड के लिए। क्या चाल चुनेगा सोना, ये जानना जरूरी है। कल तो हमने देखा थोड़ी खरीदारी ही हुई थी। उसके बाद 11:35 को ये झटका क्या कहलाता है। नए साल की शुरुआत में कच्चा तेल 10% से ज्यादा लुढ़क चुका है, जो कि 30 साल में सबसे खराब शुरुआत हुई है। तो ये जो गिरावट आई है मंदी की आशंका की वजह से, डिमांड गिरने की वजह से, चाइना की वजह से, जो भी आप रीजन इसे दे दें, इस झटके से क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है या यहां से दाम संभलेंगे। 80 के नीचे है ब्रेंट, कैसी रहेगी चाल, इस पर रहेगा फोकस। तो गोल्ड और क्रूड दोनों पर फोकस है, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, और ये झटका क्या कहलाता है। वाह, ये बढ़िया है, वेरी नाइस। तो ये है आपके लिए कच्चे तेल को लगा जोर का झटका। तो ये आज का विशेष कार्यक्रम 11:30 बजे वाला मिस मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आज फिल्म रिलीज हो रही है, 11:30 बजे फिल्म दिखा रहे हैं। फिल्म हाँ थोड़ी वो कभी को हटा के थोड़ा कर दिया। ये भी है और सीरियल का भी है ना, ये झटका क्या कहलाता है ऐसा सीरियल। अरे बहुत पॉपुलर, अच्छा, बहुत ओके, दोनों है, दो ऑप्शन। वाह दीप, मान गए आप। मदर देखी। मैंने दीप को रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने का पूरा टाइम नहीं मिलता। ये कब से सीरियल, शाम को टीवी की फाइट होती है ना, ओके, जिसके हाथ में रिमोट वही फैमिली का हेड, एग्जैक्टली, शाम को तो मदर ही। ओके, तो ये है दीप की रिश्ता भाई सोच नहीं। ओके, चलिए बढ़ते आगे। कमोडिटीज की बात हो रही है और थोड़ी देर में बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने को तैयार है। पूरी चीर फाड़ करेंगे बग्गा साहब, पूरी सर्च करेंगे फेड के मीटिंग के मिनट्स की। उससे पहले नेहा हमारे साथ है। कमोडिटी बाजार में जो एक्शन है थोड़ा साल की शुरुआत से, जो ये ऑयल एंड गैस और के दाम जो तेजी से घट रहे हैं, पहले गैस के घटे अब तेल के घट रहे हैं, तो जरा ये हो क्या रहा है नेहा से समझा जाए, बताए नेहा। सर, ये एनर्जी कमोडिटीज में जो झटके थोड़ा हटके हैं इस बार, वो इसलिए क्योंकि सबसे खराब हमने साल की ओपनिंग होते हुए देखी है, जो 30 सालों में कभी नहीं देखने को मिला। 2 ट्रेडिंग सेशन में, वो भी नए साल की शुरुआत में 10 से 11% वाइप आउट हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और कच्चा तेल जो जैसे तैसे अपने सालाना परफॉर्मेंस को पॉजिटिव टेरिटरी में रखा था, वो अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गया। जी हाँ, नेगेटिव रिटर्न सालाना आधार पर दिखाई दे रहे हैं, 3.5 से 6.5% नीचे है, नेगेटिव टेरिटरी में है। अब हुआ क्या है, 3 हफ्ते के लोस पर है, ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन दरअसल अमेरिका में वीकली भंडार हमें बढ़ते हुए दिखे हैं। 33 लाख बैरल की बढ़ोतरी दिखी है, वो भी ऐसे समय में जब ट्रेडिशनली यहां पर ठंड की डिमांड निकल कर आती है। गैसोलीन का भंडार भी यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है।
चीन में जहां लग रहा था कि रीओपनिंग के बाद बहुत अच्छी डिमांड निकल कर आएगी, कोविड केसेस बढ़े हैं, WHO की तरफ से टिप्पणी आई है कि नए कोविड वेरिएंट का तो खतरा नहीं है, लेकिन जितनी मौतें हुई हैं, मृत्यु हुई है लोगों की वहां पर कोविड की वजह से, उसको चीन की सरकार ने अंडर रिपोर्ट किया है। तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कितनी बुरी स्थिति वहां पर अभी भी बनी हुई है। IMF पहले ही चेता चुका है कि दुनिया के यहां पर 1/3 देश हैं वो मंदी की चपेट में आने वाले हैं। यूरोप, अमेरिका, चीन, दे आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। तो 2023 उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व के जो मिनट्स हैं वो फिलहाल तो महंगाई को लेकर किसी कूल ऑफ की तरफ इशारा नहीं कर रहे, रेट हाइक्स भी लगातार बनी ही रहेंगी। ये तमाम फैक्टर्स है जो कच्चे तेल पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। नेचुरल गैस में क्या हुआ है, यहां पर नाइमेक्स पर नेचुरल गैस 11 महीने के लोज पर है, MCX पर 11 महीने के लोज पर है, 15 महीने के निचले स्तर पर डच TTF आ गया। सबसे ज्यादा सप्लाई की प्रॉब्लम यही थी पिछले साल और अब यहां पर कीमतें सबसे नीचे आ गई हैं। इंटरेस्टिंग बात, 3 हफ्तों में लगातार कमजोरी यहां बनती दिखी है। अमेजिंग बात यह निकल कर आई है कि जो वेदर मॉडल्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि 17 साल में पहली बार सबसे कम ठंड जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरे जनवरी में देखने को मिलेगी। ये एक बड़ा फैक्टर निकल कर आया जिसकी वजह से नेचुरल गैस की कीमतें दबी हुई हैं। यूरोप में गैस की खपत है वो बहुत कम हुई है। इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आई कि यूरोप में रिकॉर्ड LNG इंपोर्ट्स हुए हैं जो आगे भी बढ़ेंगे। फ्रांस और जर्मनी जिनकी निर्भरता गैस पर थी, फिर इवेंचुअली कोयले पर थी, अब वो विंड एनर्जी की तरफ बढ़ चुके हैं और अब सबसे ज्यादा उनका जो ऊर्जा का उत्पादन है वो विंड एनर्जी के दम पर हो रहा है। अमेरिका में ड्राई गैस का उत्पादन बढ़ा है और खपत 22% से गिरी है। तो सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड घट रही है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसकी वजह से गैस की कीमतें दबाव झेल रही हैं। ये एकदम ये है आपके लिए पूरा ऑयल एंड गैस का एक्शन। इनफैक्ट एक बार बग्गा साहब से भी इस पर राय ली जाए और समझते हैं बग्गा सर के साथ भी। सर गुड मॉर्निंग। कल तो AB ऑफ ग्लोबल मार्केट्स साल का आउटलुक सुपर हिट रहा, बढ़िया कमेंट्स और रिएक्शन आ रहे हैं ट्विटर पे। बात करनी है सर आपके साथ यही जो नेहा हाईलाइट कर रही थी, जिस तरह से तेल के दामों में 10% की गिरावट ऑलमोस्ट साल की शुरुआत में आ गई है। 30 ईयर्स में सबसे लोएस्ट, सबसे वीक स्टार्ट है और आशंका है कि यहां से और गिरावट आ सकती है। क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं, ज्यादा आशा मत रखिए क्योंकि ओपेक का बजट बैलेंस करना है उनको। ये है जैसे नेहा ने भी कहा कि मौसम ठीक रहा है तो विंटर इतना सिवियर नहीं आया। यूएस में जरूर वो एक स्टॉर्म आया, उसके चलते थोड़ा सा रुख खराब रहा, बट ओवरऑल यूरोप में दीप इतनी खपत नहीं हो रही। सारे उनके स्टोरेज लेवल्स फुल हैं और हम देख रहे हैं नेचुरल गैस भी गिरा, तेल भी गिरा। और सबसे बड़ा कारण यही है कि कॉम्प्लिकेटेड चाइनीज रीओपनिंग है, तो उस पे अभी भी लोग देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक चाइना फुली रीओपन हो जाना चाहिए संक्रमण के बाद। तो उसके चलते हमारा अभी भी राय है 90 से $100 ब्रेंट रहेगा, यहां से और ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। 13% दिसंबर में जरूर बढ़ा था तेल, तो एक रिएक्शन आ रहा है दीप उसके लिए। और चाइनीज ये कोविड के कारण कि कितना लॉकडाउन रहेगा कितनी देर तक, तो वो उसके कारण हो रहा है, बट ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, स्थायी नहीं है। 90 से 100 का हमारा आंकड़ा है ब्रेंट के लिए अगले साल, इस साल के लिए। अब तो नया साल आ गया। ओके, तो ज्यादा आशा मत रखिए, दाम एक बार के लिए तो आपके लिए गिर चुके हैं, बट यहां से और गिरावट बढ़े, ओपेक इतना भी चुप नहीं बैठने वाला है उस मुद्दे पर। देखते हैं इस साल कैसा डेवलपमेंट रहता है। एटलीस्ट साल की शुरुआत तो अनिल जी 10% गिरावट के साथ ही हुई है। बिल्कुल, ये बात सही है। तो बड़ा एक्शन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। एक बार सर डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं क्योंकि बढ़िया रिकवरी हुई है सर। डाउ फ्यूचर्स रिकवर होकर अब सिर्फ 35 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 19 पॉइंट नीचे, लेकिन हमारे बाजार थोड़े मामले ढीला होता हुआ दिख रहा है। अभी भी यहाँ पर मामला गड़बड़ी है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी 42,800 के स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो क्योंकि निफ्टी ने 18,100 कल तोड़ा था, बैंक निफ्टी 42,850 होल्ड कर पाया था जी। आज 42,800 के लेवल के नीचे ट्रेड करा, तो बैंक निफ्टी थोड़े नीचे के रास्ते खुलने के संकेत दे रहा है और आज वॉलेटिलिटी काफी, तो बहुत सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है। आइए SPL मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमानों से करवाई जाए आपकी मुलाकात। सिद्धार्थ सेरानी साहब, मोदित गोयल साहब तैयार हैं आपके पास।
मुदित जी स्वागत है आपका। बताएं सर, शुरुआत करें अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। देखिए लॉन्ग टर्म पिक के लिए आपने चुना है टाटा कॉफी। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं लास्ट करीब 7-8 सेशन से जो कंसोलिडेशन था 200 डेमा के पास स्टॉक ने कंसोलिडेट करके आज के सेशन में बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट्स पर भी अपवर्ड मूविंग सपोर्ट लाइन के पास इस काउंटर ने बेस बनाया और वहां से बढ़िया बाइंग दिखा रहा है। वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। हमें लगता है यहाँ से अच्छा अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है, तो यहाँ पे टाटा कॉफी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 270 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 200 का। टाटा कॉफी, ओके, ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर खरीदारी करने की राय मोदी जी की तरफ से आती हुई। 220 के आसपास स्टॉक है, 200 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट लगाए आप 270 का। सेडानी साहब सुप्रभात, आपका भी स्वागत है। बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को। अनिल जी, ये स्टॉक हीरो नंबर 1 बनाने वाली कंपनी है और ये है ब्रांडेड एपरल्स की कंपनी, ब्यूटी फुटवेयर सेगमेंट, ये पूरे ही सेगमेंट में होने वाली कंपनी है। अरविंद फैशंस हीरो नंबर 1 बनाने वाली कंपनी। पावर ब्रांड्स है इनके पास, यूएस पोलो, टॉमी हिल्फिगर, सीके, एरो, तो ये सारे ब्रांड्स दमदार परफॉर्म कर रहे हैं। मार्जिन में बढ़ोतरी देख रहे हैं। ग्रोथ हमने 50% बढ़ते हुए फुटवेयर और किड्स वेयर के सेगमेंट में, तो दूसरे तिमाही के नतीजे भी बहुत दमदार थे। 200 स्टोर बढ़ाने की योजना है यही साल में, FY23, अभी 3 महीने बचे हैं, कुछ स्टोर एडिशन हो चुके हैं। सो 200 स्टोर की योजना है और ये हर साल करने की योजना है। 12 से 15% रेवेन्यू ग्रोथ, आई में ग्रोथ देख सकते हैं हम आने वाले 3 से 4 सालों में। टारगेट प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है, 5, 6, 7, 567 टारगेट रहेगा अरविंद फैशन का लंबे समय के लिए। तो यह है आपके लिए अरविंद फैशंस पर खरीदारी करने की राय लॉन्ग टर्म के लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। चलिए कमोडिटीज पे तो हमने बग्गा साहब का विश्लेषण सुना, लेकिन फेड की मीटिंग के मिनट्स का विश्लेषण भी सुनना जरूरी है। सर कल आपने ये सारे मिनट्स की सर्जरी कर दी होगी सर, अब ये बताएं कि उसमें से क्या क्या निकला है, क्योंकि हम तो जो देख के सुन के हमें समझ में आया कि फेड ने कुछ भी अच्छा कहा नहीं है। क्या ये सही है सर? जी अनिल जी, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने क्लियर कर दिया था। अब प्रॉब्लम ये हो गई है, पहले 11:30 बजे हो जाता था उनका, 2 बजे आफ्टरनून में वो रिलीज करते हैं। अब वो डे लाइट सेविंग चल रहा है सर्दियों के मौसम में, जो रहेगा 2-3 महीने और, तो अब 12:30 हो गया। तो कल सोते सोते 2 बज गए थे, क्योंकि पहले विश्लेषण किया, फिर देखा मार्केट ज्यादा हिला नहीं, फिर देखा बड़े कमेंटेटर्स क्या कह रहे हैं, बाकी सेल साइड ब्रोकरेज की क्या रिपोर्ट आई, क्या उनका सारा तफ्तीश करनी पड़ी रात को। तो कल काफी देर हो गई थी अनिल जी। ओवरऑल अगर देखें तो हॉकिश है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज सवेरे दीप ने भी अपने एनालिसिस में दी थी कि सितंबर में एक भी 19 वोटिंग मेंबर्स में से एक ने भी नहीं कहा था कि अगले साल, जो अब ये साल हो गया 2023 में, 5% से ज्यादा रेट जाएगा। उनके सितंबर की बैठक में, दिसंबर की बैठक में 17 लोग, 19 में से 17 लोग ने 5.1 या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट रेट बोला है। तो काफी हॉकिश हो गए हैं सब। और इसमें उन्होंने कारण भी बताया। उन्होंने कहा देखो हम रेट बढ़ाई जा रहे हैं और मार्केट को चेतावनी दे रहे हैं, बट मार्केट ऐसे कॉन्सेप्शन करता जा रहा है कि नहीं ये रेट काट देंगे साल के अंत तक। हम कह रहे हैं कि जब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं आता हम रेट बढ़ाते रहने हैं और उसको हाई रखेंगे, हमारा वे टू गो है, बट मार्केट नहीं समझ रहा। और इस मिसपरसेप्शन के कारण फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत तंदुरुस्त होती जा रही हैं। उनकी कोशिश है कि फाइनेंशियल कंडीशंस को टाइट किया जाए ताकि सेंटिमेंट बिगड़े तो डिमांड बिगड़े, डिमांड नीचे आएगी तो इन्फ्लेशन नीचे आएगी। तो उनका बहुत क्लियर ये सिग्नलिंग है, बट मार्केट नहीं सुधर रहा। और कल भी जो सरप्राइजिंग बात थी अनिल जी, जो फेड फ्यूचर्स का स्वैप रेट रहता है, जो बताता है कि मार्केट का परसेप्शन क्या है, मार्केट क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, मार्केट अभी भी दिसंबर 2023 में एक रेट कट लेके बैठा हुआ है। तो 5-5.25% बढ़ेगा मई तक,
उसके बाद रुक जाता है, कोई रेट हाइक नहीं है उसके बाद, और फिर दिसंबर आते तक 4.5% तक रेट आ जाता है। तो अभी भी एक रेट कट मार्केट लेके बैठा हुआ है, जिससे फेड खुश नहीं होगा। अब जो इम्पोर्टेंट दो बहुत इम्पोर्टेंट डेटा आने वाले हैं, एक तो कल आया जो जॉब ओपनिंग्स का डेटा होता है। अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हैं जो भरी नहीं गई हैं अमेरिका में, और हर आदमी और औरत जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उसके लिए 1.7 टाइम्स नौकरी है। तो लगभग 2 नौकरियां हैं हर आदमी के लिए। अब ये हो सकता है कि मैचिंग नहीं है नौकरियां, क्योंकि जैसे बिग टेक में 4 लाख नौकरियां निकाली गई, ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके, कल अमेजॉन ने बोला, सेल्स फोर्स ने बोला 10% लोग घटाएंगे, तो वो काफी ह्यूज पेमेंट वाली नौकरियां कटी हैं। और जो आई हो वो शायद हो सकता है ट्रक ड्राइवर और कुरियर बॉयज और इस तरह की नौकरियां। वो क्वालिटेटिव हमारे पास डेटा नहीं आता है एक्सक्यूज, बट नौकरियां ज्यादा हैं। अब कल बहुत इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा आएगा जो जॉब ओपनिंग्स का, दिसंबर में जो 2 लाख जॉब ओपनिंग्स का आंकड़ा आने का प्रोजेक्शन है। अब देखते हैं उससे ऊपर आता है कि नीचे जाता है, उसके दम पे मार्केट मूव होगा। और फिर अगले हफ्ते यूएस का इन्फ्लेशन फिगर आ रहा है दिसंबर का। तो ये 2 महत्वपूर्ण आंकड़े रहेंगे अनिल जी अगले 1 हफ्ते में। आप कह रहे हो कि यूएस में नौकरियां इतनी ज्यादा है सर? अगर किसी को मतलब 1.1 to 1.7 का रेशियो, मतलब एक आदमी के लिए 1.25 नौकरी, यही आप कह रहे हैं? यस यस। तो सर वहां पे मूनलाइटिंग अलाउ है फिर? नहीं, वो देखिए अब ये निकल के आया ट्विटर में अब टॉयलेट साफ नहीं हो रहे, क्योंकि इसने मस्क ने सारे जैनिटर्स को कर दिया सैक। अच्छा। तो लोग बहुत परेशानी में है, घर से खुद टॉयलेट पेपर वगैरह लेके आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सफाई नहीं हो रही। तो ऐसे जॉब्स होंगे अनिल जी। ये टेक जॉब्स हैं कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अच्छा। बहुत एग्रीगेटेड डेटा है। ये लोअर लेवल जॉब्स हो सकते हैं, हायर लेवल जॉब्स कट रहे हैं। 4 लाख जॉब टेक्नोलॉजी में गए हैं पिछले 3 महीने में, और कल ही अमेजॉन ने घोषणा किया 18,000 जॉब काटने की ओर। तो हायर लेवल जॉब्स मेरे ख्याल से कट रहे हैं। ये आपने जो ये विश्लेषण किया ट्विटर वाला, उसमें बंसल जी बहुत ही शैतान बच्चे की तरह मुस्कुरा रहे हैं। बंसल जी ऐसा क्या बोला बग्गा साहब ने जिसकी वजह से आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं? देखिए अनिल जी, मेरे जीवन का एक रिग्रेट था कि मैं बी फार्मा के लिए गया। मैं सोचता था कि अगर मैं आईटी में जाता तो कुछ बड़ा करता। तो अनिल जी आईटी का बड़ा तो अब बग्गा जी ने बताया कि टेक वाले क्या कर रहे हैं। घर पे भी यही काम कर रहे हैं अनिल जी, ऑफिस में भी यही काम कर रहे हैं, तो बच गए अनिल जी। वाह, बंसल जी जो नहीं कर पाए वो बंसल जी का अचीवमेंट है। बहुत ही बढ़िया बंसल जी, बहुत देखिए हर सिचुएशन को ऑप्टिमिस्टिक व्यू में और अपने लिए अच्छी तरह कैसे कटा मान गए। सर ये पैनल पे बैठ बैठ के सबकी आदत हो गई है, नेगेटिव सोचना ही बंद हो गया सबका। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ भी माहौल है अमेरिका में मिनट्स के हिसाब से जितना रिएक्शन आना चाहिए शायद बाजार का वो आया नहीं। आइए बढ़ते आगे और एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में जरा एक बार पोजिशनल पिक्स ले ली जाए। सिद्धार्थ सेराजी साहब ने अरविंद फैशन पसंद किया है लॉन्ग टर्म के लिए। सिद्धार्थ जी बताएं सर पोजिशनल पिक। जी पोजिशनल पिक इंफ्रा से है और ये है एनसीसी। 70 रुपए से रेकमेंड करते आ रहा हूं, आज 90 पे है। यहां से भी मुझे लगता है कि एनसीसी पे खरीदारी की जा सकती है। टारगेट 100 रुपए की नोट, 102 का टारगेट है एनसीसी पे। ये इंफ्रा रोड सेगमेंट में है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे सेगमेंट्स को केटर करता है इंफ्रा में। दूसरे तिमाही के नतीजे भी दमदार रहे। ऑर्डर बुक अभी हाल में 3600 करोड़ का मिला था इनको 5 बड़े रोड्स के, साथ ही साथ 16,000 करोड़ के सेकेंड हाफ में ऑर्डर रहेंगे। तो टोटल ऑर्डर 40,000 करोड़ का है, जो 4x आई की बनती है FY22 की। तो एनसीसी पे खरीदारी की राय है। कर्ज मुक्त करने की योजना है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, इसको खरीदारी की योजना है। टारगेट आपको रखना है 102 का। 2 रुपए के टारगेट के लिए एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये स्टॉक लगातार सबकी रिकमेंडेशन लिस्ट में आया। बजट के पहले इंफ्रा और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियों का समय भी होता है चलने का, वो आप देख भी सकते हैं। टाटा कॉफी ये अभी अभी पसंद की है
मोदी जी ने। मोदी जी बताएं सर, लॉन्ग टर्म पिक के बाद पोजिशनल पिक। अनिल जी, टाटा कॉफी के बाद अब एक शुगर कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग, यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। डेली और वीकली चार्ट्स पर स्टॉक में फ्लैट पैटर्न बना है, डेली चार्ट्स में ब्रेकआउट आ गया है, वीकली चार्ट्स में जैसे ही ये काउंटर 290 के ऊपर निकलेगा वहां भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जिस तरह के चार्ट्स और वॉल्यूम बनते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार इस काउंटर में जो लोज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज को देखते हुए हमें लगता है स्टॉक में अपसाइड आ सकता है। यहाँ से त्रिवेणी इंजीनियरिंग को लॉन्ग करके चलेंगे। 330 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 265 का। तो ये है आपके लिए पहले चाय वाली कंपनी, पहले कॉफी वाली कंपनी और उसके बाद शुगर वाली कंपनी, बराबर ना? शुगर वाली है ना ये तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग। यस, यहाँ पर खरीदारी करने की राय 285 रुपए पर स्टॉक है और 265 रुपए और 330। आमतौर पर हम कभी हमारे एनालिस्ट को, एक्सपर्ट्स को कहते नहीं कि आप ये रिकमेंड करो या ये मत करो, ना हम मना करते हैं कि आप रिकमेंड करें। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने ये स्टॉक पसंद किए, हम मोदी जी को साफ साफ बता रहे हैं कि आप उन्हें क्या रिकमेंड करना है। हाँ, चाय ने कॉफी और शुगर का दे दिया उन्होंने। अब मोदी जी आपके पास 3-4 ऑप्शन है, उन्हीं में से कोई स्टॉक होना चाहिए। या तो आप इनके साथ पानी वाला स्टॉक दीजिए या बिस्किट वाला दीजिए या फिर तो वही बनता है शक्कर वाला तो आपने दे दिया, या चाय वाला दीजिए कॉफी के साथ। और चौथा ऑप्शन है आपके पास ये स्नैक्स, नमकीन, भुजिया टाइप वाले। 4 में से तैयार कीजिए, शॉर्ट टर्म पिकअप आएगी आपके पास। और चूंकि 4 ऑप्शन दिए तो आपको मैं थोड़ी देर समय दूंगा, ऐसा नहीं जल्दी में आने वाला हूं, आराम से आऊंगा आपके पास, हड़बड़ी नहीं है। तब तक आइए, सिमी जी तैयार है अपनी 10 की कमाई का स्टॉक देने के। सिमी जी बताइए। 10 की कमाई के लिए आज जो स्टॉक चूज किया, एक तो आज से पहले मैंने कल जो दिया था वो मैं अपडेट करना चाहूंगी। कल का मार्केट में भी मैंने अपोलो माइक्रो सिस्टम्स दिया था, जो कल भी सर्किट लगाया था, आज भी सुबह सुबह सर्किट लगा के ही आया। थोड़ा सा अभी डे हाई से थोड़ा सा नीचे है, तो 10 की कमाई का स्टॉक बहुत अच्छा चला, परफॉर्म किया। आज का मार्केट में भी अच्छा चल रहा है और मेरा 400 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, यहाँ पे बेचने का सलाह नहीं है मेरा। अभी का जो 10 की कमाई का आज का जो स्टॉक है वो है सूर्या रोशनी। इसमें देखेंगे तो 1 साल का ब्रेकआउट के आसपास है स्टॉक और करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। 560-565 इसी रेंज के आसपास ही खरीदना है। पहला टारगेट होगा 595, दूसरा 620, तीसरा 650। बड़ा टारगेट, बड़ा ब्रेकआउट का इंतजार में है ये स्टॉक। 1 साल का ब्रेकआउट आ रहा है, तो 545 का स्टॉप लॉस के साथ सूर्या रोशनी को खरीद कर चलेंगे। 580, 595, 620, 650 ये तीनों टारगेट्स के लिए 540 का स्टॉप लॉस के साथ। के सूर्य रोशनी यहाँ पर करनी खरीदारी, ये है आपके लिए काउंटर सिमीज की तरफ से 10 की कमाई का स्टॉक आ रहा है आपके लिए। ओके, ये कुछ कॉल्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। बाजार मिला जुला एक्शन दिखा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले सर, ब्रेक ले। मैं सोचूं पहले एक बार बग्गा साहब बात कीजिए। आज बग्गा साहब, आज सर आप बेंगलोर में है ना बग्गा साहब? हाँ जी, एक कॉन्फ्रेंस में आया था कल रात को। तो भाषण होगा सर? आज शाम को है 6:30 बजे। ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पुराने दोस्त हैं। अच्छा, तो हमारे फंड मैनेजर्स थे KN शिवा सुब्रमण्यम, कोठारी पाइनियर के। राइट। और फिर फाइनेंशियल ये टेम्पल्टन के भी बहुत हेड थे इंडिया के इक्विटीज के। तो उनके साथ फायर साइड चैट है 6:30 बजे बैंगलोर के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। वो बहुत ही प्रतिष्ठित फंड मैनेजर हैं और उनका और मिड कैप्स में तो उनकी गजब की महारत है। मैं उन्हें कब से, मेरे ख्याल से 98-2000 से मैं ट्रैक कर रहा हूँ टेम्पल्टन के जब में। हाँ, वंडरफुल फंड मैनेजर। बस कई बार है ना, मतलब जो ज्यादा मैंने नोटिस किया है, चेन्नई के काफी फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो है ना वो लाइमलाइट में नहीं रहते, वो बड़े कमाल के हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं और गजब की उनकी रिसर्च और ग्रिप है। तो बग्गा साहब आज वहां पर मजा आएगा, बग्गा साहब जब भी उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा सर, चूंकि हम ग्लोबल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, क्या जो इम्पैक्ट कच्चे तेल में आ रहा है, जो डर है लोगों को कि भाई रिसेशन हो सकता है, क्या वो डर अब आपको दूसरी कमोडिटीज में भी आता हुआ दिखेगा या यहाँ पर रिएक्शन हो गया, वापस से ठीक हो जाएगा? तो ओवरऑल कमोडिटीज पे ग्लोबली कैसे देखना है सर? अभी थोड़ा रिएक्शन आया है अनिल जी, बट ये बढ़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूं जो चाइना रीओपनिंग जून में होनी थी वो अब मार्च अप्रैल में आने वाली है, क्योंकि सबको कोविड हो जाएगा, सब जिसको जाना है वो चले जाएंगे, बाकी सारी पॉपुलेशन। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है
कि 150 करोड़ लोगों को सरकार ने खोल दिया कि भाई सबको हो जाए इन्फेक्शन, ताकि नेचर ही सबको ठीक कर दे, सबकी इम्यूनिटी बन जाए। तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, और जैसे छोटे देशों में हुआ, अभी कोई बराबरी का देश नहीं है चाइना की तरह जिसने खोला, बट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन देशों में जैसे हुआ था, और अमेरिका में भी कुछ हद तक जब इन्होंने खोला है, थोड़े बढ़ते हैं इन्फेक्शन और उसके बाद इम्यूनिटी आ जाती है। तो मेन थिंग कमोडिटीज के लिए क्या है, अभी डिमांड गिरने की आशंका पे नीचे जा रहे हैं, बट सप्लाई नहीं है। नई सप्लाई में बहुत कम पैसा लगाया गया, पिछले 10 सालों में अंडर इन्वेस्ट हो रहा है, और तेल, गैस और कोयले के लिए तो आपको लोन भी नहीं मिलते। अगर कोई बैंक भी देता है तो उसके जो शेयर होल्डर है वो आपत्ति उठाते हैं, तो फंडिंग भी नहीं मिल रही है। तो सप्लाई कहां से आएगी, और डिमांड लौट के आती है दूसरे तिमाही से इस साल के। तो ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर रिसेशन आ रहा है 2008 की तरह का या 2000 की तरह का, एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आएगा इकोनॉमीज में, इतना इंपैक्ट नहीं होगा उसका कमोडिटीज के ऊपर, और कमोडिटीज की चाल बढ़ेगी जब चाइना का रीओपनिंग होता है, कमोडिटीज फिर से दौड़ेंगे। इसलिए तेल पे तो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल हमें कम नहीं करना चाहिए। आरबीआई ने भी $93 रखा है अपना एस्टिमेट। पिछली पॉलिसी में भी हम बातचीत कर रहे थे कि तेल नीचे आ गया, फिर भी ये नहीं काट रहे, तो 90 से 100 के बीच में ओपेक उसको आने नहीं देगा नीचे। ओके, तो ये है बग्गा साहब की तरफ से राय इस समय। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, जो कमोडिटी प्राइस करेक्शन हुआ है, स्पेशली कच्चे तेल का करेक्शन हुआ है, एयरलाइन कंपनीज को बड़ी राहत मिली है। हर 15 दिन में हम देखते हैं कि एटीएफ के दाम रिवाइज होते हैं, और इस बार रिवीजन जो हुआ है उसमें बड़ी कटौती आपने एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ में होती हुई दिखी है। इनफैक्ट 8% का कट हुआ है पिछले लेवल से, करीब 9,500 रुपए। आइए जरा समझते हैं एग्जैक्टली क्या किया गया है, एंड ऑफ कोर्स कितना सेंसिटिव और कितना बेनिफिट ये रहता है एयरलाइंस के लिए। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए। डेफिनेटली दीप, आप देखिए FY23 के सबसे निचले स्तरों पर अब एटीएफ की कीमत पहुंचती हुई दिख रही है। इनफैक्ट यहां पर मैं बात करूं तो 8% तो डेफिनेटली ये गिरा ही है, बट लार्जली आपको ये लेवल्स भी देखने होंगे कि इसके पहले मार्च में ये लेवल्स थे, मतलब इसके नीचे वाले लेवल्स थे, और उसी सेकेंड लोएस्ट लेवल अब ये पहुंचते हुए दिख रहे हैं डेफिनेटली। तो इससे क्लियर कट फायदा जो है एयरलाइन कंपनी को होता हुआ दिखा है। कितना फायदा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अगर आप देखें तो जुलाई में जिस तरह का रिकॉर्ड स्तर बना था एटीएफ का, उसके बाद अभी जो लेवल्स बन रहे हैं उसमें 28.5% तक की गिरावट हमें आती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली यहां पर एक काफी बड़ा कट एटीएफ की कीमतों में आता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली कच्चा तेल इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जिस तरह से पिछले 2 दिनों में 10% की कटौती होती हुई दिखी है। साथ ही आपको यह भी देखना है कि जो एविएशन कंपनियां हैं उनके लिए एटीएफ कितनी अहमियत रखता है। इनके ऑपरेटिंग खर्च का 40% हिस्सा एटीएफ कंट्रीब्यूट करता है, एंड एक एस्टिमेट के अनुसार अगर आप एटीएफ की कीमतों में $1 की गिरावट होती है तो करीबन 0.5 to 0.7% कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। और अगर आप लेवल्स कंपेयर करेंगे तो पिछली बारी दिसंबर महीने में $1,084 प्रति किलो लीटर इसका प्राइस था, और अभी $999 हो गया, यानी कि $85 की गिरावट आती हुई दिखी है। तो क्लियर कट ये इंडिकेशंस आ रहे हैं कि जो तिमाही नंबर्स आगे आने वाले समय में होने वाले हैं, और अगर ये ऐसे ही लेवल्स पे रहते हैं तो डेफिनेटली कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन में, चाहे इंटरग्लोब एविएशन हो, स्पाइसजेट, अक्रॉस द बोर्ड, आपको यहां पर इनके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। एंड एयर फेयर्स तो हम देख ही रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले 30 से 40% बढ़े हैं। एयर ट्रैफिक जो है रिकॉर्ड स्तरों पर है, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, तो 5 उंगलियां घी में है। 5 उंगलियां घी में एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है। बोले सर आसमान में एयरलाइंस है, आसमान में। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग कॉस्ट। खर्चा भी कम हो रहा है, इनका प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, और क्या चाहिए इन्हें? मेरे ख्याल से 60-70% कॉस्ट तो खाली तेल की है, हाँ, है ना? तो अगर वो कम हो जाए तो कहने क्या, तो कहना क्या। लेकिन इस बीच कुछ अच्छी रिकवरी के संकेत आते दिख रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर सिर्फ 25 पॉइंट नीचे बचे हैं, नैस्डैक फ्यूचर सिर्फ 15 पॉइंट नीचे बचे हैं, और निफ्टी अब वापस से लाल से हरे निशान में आया है। बैंक निफ्टी हालांकि 100 पॉइंट कमजोर है, 850 के आसपास, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी बेहतर होती दिखी है। अब 1700 शेयर बीएससी पर मजबूत है, 1500 कमजोर। एनएससी पर 1000 शेयर मजबूत है,
975 कमजोर, यानी कि मुकाबला बराबरी का चल रहा है दोनों ही जगह, बढ़ने और घटने वालों के बीच में। ऐसे में होने दो फाइट, मजा आ रहा है हमें तो दोनों तरफ का। आज एकदम बिल्कुल मन लगा रहा है वैसा मार्केट है। थोड़ी देर में ऊपर, थोड़ी देर में नीचे, थोड़ी देर में ऊपर, थोड़ी देर में नीचे। इस वॉलेटिलिटी के बीच थोड़ा मार्केट को डायरेक्शन की तलाश के लिए वक्त देते। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। शॉर्ट टर्म पिक्स आपके लिए आ रही है मुझे जी और सिद्धार्थ जी की तरफ से, और हमारे साथ बाजार के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे अमीषा वोरा जी भी। की कमाई में आप सबका स्वागत है। मार्केट आउटलुक के लिए अमीषा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल। उससे पहले जल्दी से एक स्पेशल पिक के बिगुल की फरमाइश की है किरण जी ने। आइए देख लेते हैं किरण जी जो खुद स्पेशल है, उनके पास क्या स्पेशल है। जी किरण जी फरमाएं सर। अनिल जी पहले तो आपका हुक्म सर रखो पे। आपने जो बोला था मैच देखने के लिए जाना है, मैंने टिकट्स बुक कर लिया है, मैं जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल जाऊंगा। और आपको अभी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल हमेशा आप टीवी पे तो देखते ही हो